स्टूडेंट्स, BVN डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने काइनेमेटिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एकविमीय गति। एकविमीय गति में अपन ने पढ़ा था विस्थापन, दूरी, चाल एवं वेग। आज एकविमीय गति का एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है त्वरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है? देखो, सबसे पहले त्वरण की अपन डेफिनेशन देखते हैं। त्वरण बेसिकली किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सिंपल वही, किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन को कौन दर्शाएगा? त्वरण दर्शाएगा। अब वो परिवर्तन कैसे हो सकता है? देखो, वस्तु में चूंकि अपन जानते हैं वेग एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशियों में देखो दो चीजें परिवर्तित हो सकती हैं, उसका परिमाण और दिशा। तो वेग का अगर परिमाण चेंज होगा तो भी त्वरण उत्पन्न होगा, और अगर वेग की दिशा चेंज होगी तो भी क्या होगा? आपका त्वरण उत्पन्न होगा। अब वेग में देखो अगर परिमाण चेंज होगा तो परिमाण बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है ना? तो भी त्वरण आएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? और दिशा चेंज होगी तो भी क्या आएगा? त्वरण आएगा। इसके बारे में अपन बेसिक बात आगे करेंगे। उसके बाद देखो पहले इसकी यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। तो वेग की सबसे सिंपल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, त्वरण जब कभी अपन बोली पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? वेग में चेंज। समय के साथ अगर वेग में चेंज हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? त्वरित गति बोलेंगे। ठीक भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन मात्रक। तो मात्रक देखो जनरली अपन दो टाइप के पढ़ते हैं, एमकेएस और सीजीएस। तो इसका एमकेएस मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखो अपन विमा देखते हैं। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? मात्रक से विमा तो अपन इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक देखो MLT है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे? देखो मास इसमें आ नहीं रहा, द्रव्यमान तो M तो 0, लेंथ देखो ऊपर आ रहा है मतलब L1, और टाइम में स्क्वायर नीचे आ रहा है तो T-2। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? M0 L1 T-2। तो त्वरण की बेसिक डेफिनेशन पता चल गई, मात्रक पता चल गया, विमा। उसके बाद ध्यान रखना ये सदिश है। तो ध्यान रखना त्वरण कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि। तो ये चार चीजें तो अपने को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमेशा पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट इसके बारे में, त्वरण के बारे में और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या देखेंगे अभी। त्वरण बेसिकली कई प्रकार के हो सकते हैं। त्वरण जैसे अपन जनरली पढ़ते हैं एक समान त्वरण, असमान त्वरण। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो जैसे सिंपल सबसे पहले पढ़ते हैं अपन त्वरण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार इसमें देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। एक समान त्वरण किसको बोलेंगे? जब एक समान त्वरण का मतलब आपका ए क्या हो? अच्छा, त्वरण को किसे डिनोट करते हैं? ए से। किसे डिनोट करेंगे अपन? ए से। त्वरण को ए से डिनोट करेंगे भाई। ये क्या होना चाहिए? आपका नियत होना चाहिए। अब नियत से अपन क्या समझे? देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ए पे एरो लगा रखा मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। अब सदिश राशि नियत होने का मतलब इसमें दोनों चीजें नियत होनी चाहिए। कहने का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका त्वरण है उसका परिमाण प्लस दिशा अगर दोनों नियत है तब अपन त्वरण को क्या मानेंगे? नियत मानेंगे। ए पे एरो लगा के नियत लिखा मतलब, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। दोनों में अगर एक भी बदल रहा है तो अपन त्वरण को नियत नहीं मानेंगे। तो एक समान त्वरण होने के लिए क्या जरूरी है? ए नियत। एक समान का मतलब जो चेंज ना हो। चेंज नहीं होने का मतलब क्या होना चाहिए? ए की दिशा भी नियत होनी चाहिए और ए का परिमाण भी क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो दोनों परिमाण प्लस दिशा दोनों क्या होनी चाहिए? नियत। तब अपन क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण। उसके बाद बात देखते हैं अपन असमान त्वरण। इसको परिवर्तनशील त्वरण भी बोलते हैं ना, एक ही बात होगी ना, जो परिवर्तित हो। ये बेसिकली देखो परिवर्तनशील त्वरण अपन किसको बोलेंगे? परिवर्तनशील त्वरण का मतलब त्वरण चेंज होना चाहिए। समय त्वरण क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, वो परिवर्तित होना चाहिए। अब परिवर्तित होने का मतलब अभी अपन ने पढ़ा भाई ए नियत है, इसका मतलब परिमाण और दिशा दोनों नियत होनी चाहिए। अब मैं बोलूं कि ए चेंज हो रहा है, बदल रहा है,
तो बदलने का मतलब तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि दिशा बदल रही है तो भी अपन ए को क्या मानेंगे, बदला हुआ मानेंगे। और अगर परिमाण चेंज हो रहा है तो भी अपन क्या मानेंगे, इसको परिवर्तित मानेंगे। अच्छा, दोनों एक साथ चेंज हो रही है तब भी क्या मानेंगे, इसको परिवर्तित मानेंगे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, यदि किसी वस्तु का त्वरण, यदि किसी वस्तु के त्वरण का परिमाण या दिशा अथवा दोनों चेंज हो तो ऐसे त्वरण को अपन क्या बोलेंगे, असमान त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असमान। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु के त्वरण का परिमाण या दिशा अथवा दोनों परिवर्तित हो अथवा दोनों परिवर्तित हो तो ऐसे त्वरण को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे त्वरण को परिवर्तनशील त्वरण या असमान त्वरण कहा जाता है। असमान त्वरण कहा जाता है, सिंपली अपने को ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब बेसिक चीज अपने को क्या ध्यान रखनी है, एक समान त्वरण का मतलब त्वरण नियत कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब परिमाण प्लस दिशा दोनों क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। असमान त्वरण का मतलब क्या होता है कि त्वरण चेंज होगा। अब त्वरण चेंज कई तरीके से, त्वरण में अगर परिमाण चेंज होगा त्वरण का तो भी उसको चेंज मानेंगे अपन, दिशा चेंज होगी तो भी चेंज मानेंगे, और दोनों चेंज है तो भी चेंज माना जाएगा। अब देखो इसमें असमान त्वरण में जैसे अपन जनरली क्या निकालेंगे, देखो असमान त्वरण इसका मतलब मान लो किसी टाइम t के लिए मान लो पार्टिकल का त्वरण a हो या a1 हो, और किसी टाइम t2 के लिए मान लो उसका त्वरण a2 हो। मतलब समय के साथ या डिस्टेंस के साथ जैसे भी त्वरण चेंज हो रहा है, तो अपने को अगर औसत निकालना हो, क्या निकालना हो, औसत। तो औसत देखो कैसे निकालेंगे, देखो अगर त्वरण कांस्टेंट है, अगर त्वरण क्या आपका कांस्टेंट मतलब नियत है, तो नियत राशि का तो औसत अपन जानते हैं वही क्वांटिटी होती है, और नियत राशि का औसत लेने का कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि उसका औसत वही आता है। अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो अपन जनरली क्या निकालते हैं, उसका औसत। तो त्वरण अपन अगर एवरेज औसत त्वरण निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, औसत त्वरण। तो देखो औसत त्वरण क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन जिसको बोलेंगे अपन, औसत त्वरण। औसत त्वरण जैसे वही अपन ने जैसे चाल और वेग में निकाला था, औसत चाल निकाला था अपने औसत वेग, वैसे क्या हो जाएगा, औसत त्वरण। औसत त्वरण को देखो मैं ए एवरेज ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना, एरो में ए एवरेज, ये बेसिकली एरो लगाए थे। ये क्या होगा, देखो त्वरण क्या होता है भाई, वेग में समय के साथ परिवर्तन, मतलब ऊपर वेग आएगा और नीचे त्वरण आ जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, कुल वेग में परिवर्तन बटा लगा कुल समय, ऐसा बोल सकते हैं, लगा कुल समय, ऐसा अपन बोल सकते हैं भाई। एवरेज तो यही होगा, कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल लगा समय। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो कि t1 टाइम के लिए मान लो उसका एक्सेलरेशन a1 था, शेष t2 टाइम के लिए a2 था, आगे t3 टाइम के लिए a3 था ना। अगर ऐसे चेंज हो रहा है एवरेज निकालना तो अपन क्या करेंगे, कुल वेग में परिवर्तन निकाल लें, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों का डिफरेंस करेंगे और लगे टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये बेसिक सिंपल अपन जानते हैं, जहाँ पे v2 क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, और v1 क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन आएगा। ये समय का टाइम, अंतिम टाइम माइनस प्रारंभिक। समझ पा रहे हो, तो नीचे टोटल टाइम आता है, नीचे क्या आता है, टोटल टाइम आता है। समझ पा रहे हो। तो एक्सेलरेशन में अपने को औसत एक्सेलरेशन में यही याद रखना है, कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल लगा समय। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप क्या करो, वेग में चेंज निकालो, कितना चेंज हो रहा है, और टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जिसको अपन औसत त्वरण बोलते हैं। अब देखो इसमें एक नोट लगा के आप चीज लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ना, कई बार उस फॉर्मूले पे बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, देखो इसमें सिंपली, यदि किसी वस्तु का t1 समय के लिए त्वरण a1 हो तथा t2 समय के लिए a2 हो, तो
औसत त्वरण का मान होगा। सिंपली ऐसा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है किसी पर्टिकुलर t1 टाइम के लिए। जैसे ऐसे आ जाएगी एक वस्तु जिसका 2 सेकंड के लिए त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तथा अगले 4 सेकंड के लिए उसका त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो बताओ औसत त्वरण क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट देखो फॉर्मूला याद रखना है, ए एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद रखना है। इसमें याद रखना है A1T1 प्लस A2T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है। A1T1 प्लस A2T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मूला, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। सिंपली कई बार डायरेक्ट इस फॉर्मूले बेस क्वेश्चन आ जाता है ना। ये आया कैसे, अगर सिंपली है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। एवरेज कितना हो जाएगा A1T1 प्लस A2T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो ये था अपना औसत एक्सेलरेशन। ये क्या था अपना औसत एक्सेलरेशन, जिसको अपन क्या बोलेंगे औसत त्वरण, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें औसत के बाद जनरली देखो अपन तात्क्षणिक पढ़ते हैं ना, जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, वैसे अपन क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण का मतलब वही होगा जो वहां पे वेग में था, जैसे किसी समय t पर कण का वेग, उसको अपन ने तात्क्षणिक वेग बोला था। ऐसे अपन यहाँ पे बोले किसी समय t पर कण का त्वरण। जैसे मान लो सिंपली त्वरण का मतलब बेसिकली अपन ने बताया कि वेग में समय के साथ परिवर्तन, वेग में समय के साथ परिवर्तन। अब जैसे मान लो किसी कण का वेग है, जो एक्सेलरेशन है मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो नियत है। इसका मतलब क्या होगा कि कण की रफ्तार हर एक सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। जैसे मान लो 0 से स्टार्ट हुआ और उसका त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पहले सेकंड के अंत में उसका वेग हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर एक सेकंड में कितना बढ़ेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो ऐसे बढ़ेगा। अब अगर ऐसा नहीं हो, मान लो कि एक्सेलरेशन कम ज्यादा हो, मान लो शुरू में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और 1 सेकंड पश्चात हो जाए मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, तो अपने को कौन सा यूज करना पड़ेगा फिर फॉर्मूला, एवरेज वाला। किसका करना पड़ेगा, एवरेज एक्सेलरेशन वाला। समझ पा रहे हो? अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो अपन क्या करेंगे, एवरेज वाला। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन अभी करेंगे। इसके बाद देखो तात्क्षणिक। तात्क्षणिक अपन जनरली सिंपली जानते हैं तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब किसी समय टी पर। और उसको पढ़ने के लिए सिंपली अपन जानते हैं जब डेल्टा टी, जो टाइम का इंटरवल वो बहुत ही छोटा हो, तो आपका जो औसत त्वरण होता है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, तात्क्षणिक में। तो तात्क्षणिक त्वरण को मैं ए से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये जब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब आपका जो एवरेज होगा वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, तात्क्षणिक में। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक भाई। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा था अपन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैंने बताया था जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में। ये टर्मिनोलॉजी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिक मतलब इसका यही है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी समय टी पे, औसत का मतलब क्या कर रहे हैं अपन, बड़े इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं, है ना। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। और वो भी औसत जनरली तभी निकाला जाता है जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आप कितने ही बड़े अंतर के लिए निकालो, क्या ना है, सेम। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है तो किसी समय टी पर भी वही रहेगा, और मान लो अगर दूसरे किसी टाइम टी डेज पे भी वही रहना है, क्योंकि अगर नियत है तो वो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो फिर औसत निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वो तात्क्षणिक होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। तो जनरली औसत तब निकाला जाता है जब एक तो टाइम इंटरवल बड़ा हो और एक एक्सेलरेशन क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तब अपन क्या करते हैं, औसत निकालते हैं जनरली, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन dt, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला देखो, ये आ गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो डीवी अपॉन dt, समय के साथ v में परिवर्तन क्या हो जाएगा, a। समझ पा रहे हो ना। इसको भी अगेन अपन को लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 अपॉन t1। समझ पा रहे हो ना, v2 मतलब फाइनल, v1 मतलब प्रारंभिक। तो अपने को बेसिकली अंतर निकालना होता है, क्या निकालना होता है, अंतर। अब चूंकि देखो v अपन जानते हैं, वेग क्या होता है, सिंपल अपन जानते हैं। देखो स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। सिंपली स्थिति में परिवर्तन का मतलब जैसे मान लो कि पार्टिकल, मान लो कि जैसे अपन वेग में बढ़ा, जैसे मान लो t बराबर 0 पे यहाँ पे थोड़ी देर मान लो पार्टिकल यहाँ आ गया, तो इसकी देखो चेंज होगी ना पोजीशन, पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया। कितने टाइम में आया वो अपने को टाइम पता होगा, तो ये कितना चला और कितने टाइम में चला, उसको डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो बेसिकली स्थिति में जो चेंज होता है समय के साथ, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फिर a बराबर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, d2v अपॉन dt स्क्वायर, डबल सॉरी d यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, d2r अपॉन dt स्क्वायर। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। r अपन जानते हैं स्थिति सदिश होता है, r की वैल्यू क्या होती है अपन जानते हैं ना, r बराबर स्थिति सदिश की क्या होगी, अक्स i के प्लस y j के प्लस z
के। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सिंपली अपन जानते हैं ऐसा स्थिति सदिश को अपन ऐसे ही लिखते हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। अब आपको देखो स्थिति सदिश क्या होगा, सिंपली आपको स्थिति सदिश टाइम का फंक्शन दिया हुआ मिल सकता है। जैसे अपन ने देखो वेलोसिटी वाले, जब वेलोसिटी अपन ने पढ़ी थी, जब वेग अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने क्या किया था कि आपको क्या होता है कि स्थिति टाइम का फंक्शन दिया हुआ मिलता है ना, ऐसा मिल सकता है कि आर आपको टी का फंक्शन मिल जाए। फिर आपसे क्या क्या पूछे है, देखो देखिए दोनों फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, यहाँ वाला ये वाला, है ना, समझ पा रहे हो, और ये वाला। इसमें क्या है बेसिकली देखो, आर अगर टी का फंक्शन दे रखा तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वी पूछेगा आपको टी का फंक्शन देके, क्या करेगा कि बताओ भाई इतने सेकंड पे वेग कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एक बार अवकलन करोगे, टी की वैल्यू पुट करोगे, वेग आ जाएगा। ऐसे मान लो आर टी देके आपसे ये भी पूछ सकता है कि इतने टाइम पे त्वरण कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 2 बार अवकलन करोगे, ये निकाल लोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। तो आपको देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको आर टी का फंक्शन दिया हुआ मिल सकता है ना। आर क्या होता है, पार्टिकल का स्थिति सदिश, है ना। और जनरली अपन जानते हैं वेग क्या होता है, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण। क्या होता है, तात्क्षणिक। समझ पा रहे हो? सिंपल। अब देखो ये हो गया अपना तात्क्षणिक और औसत। अब इसके बाद देखो अपन कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं, अपने को पता चल गया। अब देखो थोड़ी और बेसिक बातें कर लेते हैं त्वरण के बारे में, कुछ बेसिक बातें। देखो बेसिक बातें देखो कैसे, जैसे सिंपली अभी देखो अपन ने बोला कि अपना जो वेग होता है, जो त्वरण होता है वो एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि है तो उसकी दिशा अपने को पता होनी चाहिए, सदिश राशि है तो उसकी क्या पता होनी चाहिए, अपने को दिशा पता होनी चाहिए कि दिशा क्या होगी। अब देखो जनरली क्या होता है कि जनरली अपन फॉर्मूला तो ये लिख देते हैं कि A बराबर dv अपॉन dt। अच्छा इसको थोड़ा और अच्छा लिखते हैं तो अपन क्या कर देते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये तो समझ आता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें भाई, A की दिशा क्या होगी, क्या A की दिशा जो v2 की होगी वो होगी, या फिर A की दिशा वो होगी जो v1 की होगी, कौन सी होगी। देखो टाइम तो क्या होता है, टाइम तो एक अदिश राशि, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले, तो v2 या v1 इन दोनों में से होनी चाहिए। तो अपने को सोचना है कि A की दिशा कौन सी होगी, क्या v2 A की दिशा होगी या v1 A की दिशा होगी। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, कभी भी v2 A की दिशा नहीं होगी और v1 भी A की दिशा नहीं होगी। A की दिशा वो होगी जो dv की दिशा होगी। तो A की दिशा वही होगी जो दिशा dv की होगी, जो दिशा dv की होगी। अब dv का मतलब क्या होगा, dv का मतलब क्या होगा भाई, वेग में परिवर्तन की दिशा कौन सी है। क्योंकि देखो वेग में परिवर्तन आएगा किसकी वजह से, त्वरण की वजह से आएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका त्वरण की दिशा होती है वो ना तो v2 की होगी ना v1 की होगी, किसकी होगी, dv की जो दिशा होगी वही क्या होगी, a की दिशा होगी। a की दिशा वही होगी जो किसकी होगी, dv की। ध्यान रखेंगे भाई, एक चीज याद रखनी है कि a की दिशा वही होगी जो dv की होगी। नेक्स्ट भाई एक चीज अपन और पढ़ते हैं कि त्वरण धनात्मक कोमा ऋणात्मक वह शून्य हो सकता है, वह शून्य हो सकता है। एक चीज अपने को याद रखनी है, त्वरण धनात्मक ऋणात्मक वह शून्य हो सकता है। ठीक भाई, समझ आ रहा है। अब देखो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, देखो त्वरण धनात्मक का मतलब ये है, देखो त्वरण जैसे मान लो आपको A दे रखा है, धनात्मक का मतलब देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, जैसे A आपको पॉजिटिव दे रखा है धनात्मक, इसका मतलब ये है कि कण का वेग समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ये दे दे कि त्वरण पॉजिटिव, त्वरण अगर क्या है धनात्मक, इसका मतलब क्या है कि कण का वेग समय के साथ बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं ना, धनात्मक का मतलब, अच्छा एक चीज अब ये भी बोल सकते हैं, अगर धनात्मक है बढ़ेगा मतलब क्या होगा, इसका मतलब त्वरण की दिशा उधर ही होगी जिधर वेग की दिशा हो। जैसे मान लो कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, आपका कोई कण है वो ऐसे जा रहा है v रफ्तार से, तो उसका त्वरण भी कहाँ होगा, इसकी दिशा में होगा। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं ना, इस केस में v पैरेलल होगा a के, v किसके पैरेलल होगा, a के। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, सर आप तो बोले कि जो dv की दिशा है, किसकी दिशा, dv की। सोच के देखो इस केस में dv की दिशा आगे की तरफ ही है, क्योंकि देखो चेंज क्या हुआ, इसमें दिशा थोड़ी चेंज हुई है, नहीं इसमें क्या चेंज हुआ है, परिमाण। इसमें क्या चेंज होगा, परिमाण। मान लो पार्टिकल एक ही दिशा में जा रहा है तो दिशा तो चेंज हो ही नहीं रही, उसकी दिशा तो चेंज हो ही नहीं रही। इसका मतलब क्या होगा, त्वरण भी इधर है वेग भी इधर है, इसका मतलब उसका परिमाण बढ़ेगा, दिशा तो वही रहनी है, धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ेगी। कहने का मतलब जैसे मान लो पहले शुरू में 5 मीटर पर सेकंड थी तो धीरे धीरे 6 होगी, 7 होगी। समझ पा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका त्वरण कितना है। तो इसका मतलब क्या होगा, v पैरेलल होगा a के, पैरेलल दोनों होंगे तो क्या होगी, रफ्तार बढ़ाएंगे। उसके बाद सेकंड देखो, जब a क्या हो आपका ऋणात्मक, अब ऋणात्मक होने का मतलब यहाँ मैथमेटिकल वाला ऋणात्मक नहीं, यहाँ ऋणात्मक दर्शाएगा दिशा को,
है ना, और इसी को बोलते हैं मंदन। तो एक नया वर्ड आएगा आपके मंदन, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। या तो आपको ए नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव का मतलब समझ गए मंदन। देखो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में या तो मंदन वर्ड लिखा मिलेगा, तब तो आपको नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा। तो अगर माइनस साइन नहीं लिखा है, मंदन लिख रहा है, तो आप समझ गए कि ए ऋणात्मक है ना। और या फिर मंदन वर्ड नहीं लिख रहा, लिख तो तवन ही रखा है, पर उसके आगे जो वैल्यू दे रखी है उसके आगे माइनस लगा रखा है, तो भी आप समझ गए कि क्या है, ऋणात्मक। तो आप समझ ही जाओगे भाई ऋणात्मक है। पर अगर ऋणात्मक साइन नहीं दे और मंदन दे दे, तो भी आप क्या समझोगे कि ये ऋणात्मक है। इस केस में क्या होगा, कण का वेग समय के साथ घटेगा, समय के साथ घटेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। कण का वेग इसमें क्या करेगा, समय। अर्थात अपन बोल सकते हैं जैसे मान लो पार्टिकल v रफ्तार से इधर जा रहा है, तो त्वरण की दिशा क्या होगी, ऐसे, तभी घट सकता है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। त्वरण तभी तो होगा, रफ्तार तभी घटेगी जब क्या करेंगे, त्वरण पीछे की तरफ होगा। त्वरण कहाँ होगा, पीछे की तरफ। अरे एक आप बेसिक चीज ये भी समझ सकते हो, त्वरण कैसे आएगा, बल से। बल से आता है भाई त्वरण। त्वरण किससे आता है, बल से। F बराबर एम, जैसे न्यूटन लॉ में पढ़ते हैं F बराबर एम ए। तो देखो त्वरण कहाँ से आता है, A बराबर F बाई एम। तो सोच के देखो, किसी वस्तु की रफ्तार कम करनी है अपने को, तो उसको आगे की तरफ धक्का मारेंगे, जिधर दौड़ रहा है उधर धक्का मारेंगे कि पीछे खींचेंगे, पीछे खींचेंगे। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो पीछे खींचेंगे तो एक्सेलरेशन भी कहाँ आएगा, पीछे आएगा, तो उसकी रफ्तार घटेगी, जाहिर सी बात है। तो इस केस में अपन बोल सकते हैं कि V जो आपका होगा वो एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल का साइन ऐसे लिखा जाता है ना, कि त्वरण के क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। समझ पा रहे हो ना। तो धनात्मक का मतलब वेग बढ़ेगा, ऋणात्मक का मतलब वेग घटेगा। नेक्स्ट देखो, अगर ए जीरो, तो ए जीरो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप जानते हो सिंपल। अगर ए क्या हो आपका जीरो, ए क्या हो जीरो, ए जीरो हो मतलब अपन जानते हैं ए बराबर डीवी अपॉन डी टी। ए बराबर डीवी अपॉन, ए जीरो मतलब जीरो बराबर इंप्लाइज डीवी अपॉन डी टी जीरो। अब किसी भी क्वांटिटी अपन जानते हैं, किस क्वांटिटी का अवकलन जीरो होता है, कांस्टेंट का। मतलब इन दोनों की राशि क्या आएगी, कांस्टेंट मतलब नियत। मतलब वेग क्या रहेगा, नियत। अब वेग नियत रहने का मतलब बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। वेग नियत रहने का मतलब परिमाण से मतलब नहीं अपने को। जैसे कई बार ये होता है कि जैसे मान लो कि पार्टिकल की रफ्तार पहले मान लो 5 मीटर पर सेकंड थी, कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, और आई केप थी। और कुछ सेकंड पश्चात मान लो कि उसका रफ्तार होगी 5 मीटर पर सेकंड जे केप। अब बोले सर, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर 5 ही पहले थी, 5 ही अब है, वेग में कोई चेंज हुआ ही नहीं, वेग में कोई चेंज हुआ ही नहीं। पर ध्यान से देखेंगे तो अब वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे पहले आई केप लगा हुआ था, बाद में क्या लग गया, जे केप। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो इनिशियली थी 5 आई केप, है ना, t बराबर 0 पे, और मान लो कि 5 सेकंड पश्चात होगी 5 जे केप। अभी इस केस में देखें तो सोच के देखो, 5 ही पहले रफ्तार, 5 ही मीटर पर सेकंड लगा दो आगे चाहो तो, मीटर पर सेकंड मीटर। अब आपसे कोई पूछेगा एक्सेलरेशन बताओ, आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन बताओ, तो बच्चे सोचते हैं कि सर एक्सेलरेशन 0 आएगा, पहले भी 5 ही था वेग, अब भी 5 है। पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो 5 परिमाण तो सेम है पहले और बाद में, पर देखो दिशा चेंज होगी। पहले आई केप थी, फिर जे केप। इसका मतलब त्वरण 0 होगा कि नॉन जीरो, नॉन जीरो। ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो यहाँ नियत होने का मतलब क्या होगा, v का परिमाण प्लस दिशा दोनों क्या होंगी, परिमाण प्लस दिशा दोनों क्या होंगी, दोनों नियत होंगी। ध्यान रखेंगे, परिमाण प्लस दिशा दोनों नियत होंगी, तभी अपन क्या मानेंगे, त्वरण को 0 मानेंगे, तभी अपन त्वरण को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें दी, क्या थी, कुछ बेसिक बातें त्वरण के बारे में, है ना। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ना। जैसे सिंपली, जैसे अपन कोई एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल सा। जैसे मान लो कि कोई धावक है जो रेस्ट से दौड़ना स्टार्ट किया, मतलब पहले खड़ा था, रेस्ट से दौड़ना स्टार्ट किया, और मान लो कि उसकी 2 सेकंड में रफ्तार होगी 18 किलोमीटर, 2 सेकंड में उसकी रफ्तार होगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, मतलब उसकी मोशन में, उसकी गति में त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, है ना। जैसे एग्जाम्पल कैसे बन सकता है, एक धावक मतलब जानते हो ना, दौड़ने वाला ना। एक धावक विराम अवस्था से चलकर 2 सेकंड में, 2 सेकंड ले लो या फिर कितना भी सेकंड ले लो, जैसे 4 सेकंड में एक धावक विराम अवस्था से चलकर 4 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हार, एक धावक विराम अवस्था से चलकर 4 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हार चाल से दौड़ने लगता है, तो धावक का त्वरण होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अपने को क्या करना है, देखो विराम अवस्था से चल रहा है मतलब प्रारंभिक वेग 0। अच्छा, एक दिशा का कोई कुछ वर्ड बोल नहीं रखा, मतलब क्या होगा, सिमिलर दिशा में जा रहा। अगर एक ही वी में है तो फिर अपने को दिशा का कोई ज्यादा इश्यू होगा नहीं, फिर अपने को दिशा का कोई ज्यादा इश्यू होगा नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो।
हाँ, तो देखो क्या हो गया, एक धावक विरामावस्था से चलकर 4 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हर चाल 18 किलोमीटर पर हर चाल से दौड़ने लगता है, तो धावक का त्वरण, तो त्वरण अपन जानते हैं, अभी निकाला। देखो त्वरण बोल सकते हैं, औसत त्वरण, एक ही बात है यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो इस केस में क्या आएगा, टाइम इंटरवल अपना बहुत छोटा है, वैसे भी अपन देख सकते हैं कि आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, है ना। तो ए कितना होगा, देखो ए बराबर क्या जानते हैं अपन, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, मतलब कितना समय लगा, समय तो कितना लग रहा है 4 सेकंड, और वेग में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, या जो भी लिखना चाहो, क्योंकि वन डायमेंशन है तो अपन चाल भी बोल सकते हैं आप, समझ पा रहे हो भाई, एक वी में गति में एक ही दिशा में दौड़ रहा है और एक वी में है तो उसी वेग को अपन क्या बोल सकते हैं, चाल बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अंतिम वेग कितना है अपना 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, देखो ये टाइम सेकंड में दे रखा है अपने को, तो इसको अपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो एक्सेलरेशन अपना आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, समझ पा रहे हो। तो अपन जानते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्रारंभिक विरामावस्था से मतलब 0, और डेल्टा टाइम 4 सेकंड में, 18 से 18 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, देखो 5/4 सेकंड, कितना आएगा 5/4 सेकंड। सिंपल भाई, ऐसा अपन सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं। बेसिकली अपने को त्वरण निकालने के लिए क्या करना है, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप सभी कर पाएंगे। देखो कैसे सिंपल, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक कार जो प्रारंभ में 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, ठीक है भाई। अब कार जब दौड़ रही है, ब्रेक लगाती है तो वो रुक जाती है, समझ पा रहे हो। अब वो कितनी देर में रुक जाएगी, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ऐसा पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है। तो जैसे सिंपल आए, जैसे माना कि ये कार क्या कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड से, एक कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना, ऐसा बोल सकती है, उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है ना। ब्रेक लगाने के पश्चात, ब्रेक लगाने के 4 सेकंड पश्चात, 4 सेकंड पश्चात कार रुक जाती है, कार रुक जाती है, कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो 4 सेकंड के साथ कार रुक जाती है, समझ पा रहे हो। तो उत्पन्न त्वरण होगा, तो उत्पन्न, अब त्वरण की जगह अपने को क्या वर्ड मिलेगा, उत्पन्न मंदन होगा। मंदन क्यों होगा भाई, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, क्योंकि देखो गाड़ी पहले आगे चल रही है तो ब्रेक लगाएंगे मतलब फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, मतलब क्या होगा, रफ्तार घटानी है। देखो 20 से 0 करनी है, मतलब बढ़ेगी घटी, रफ्तार घटी मतलब क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब मंदन, समझ पा रहे हो। सिंपल ये भी देखो, तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो अपन सिंपली जानते हैं प्रारंभिक वेग कितना है, v1 कितना है 20। अब मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वन डायमेंशन की बात है, तो एक ही बात है, समझ पा रहे हो। और v2 फाइनल तो रुक जाएगी 0। अच्छा डेल्टा टी टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। तो रखो भाई 0 माइनस 20 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ पा रहे हो। माइनस साइन वही अगेन मंदन को बता रहा है। अब हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन में माइनस साइन नहीं दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया उसने मंदन, मतलब ये माइनस साइन किसको शो कर रहा है, मंदन को, है ना। तो हो सकता है कि ऑप्शन सारी पॉजिटिव दे रखे, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। अगर माइनस और प्लस दोनों ऑप्शन दे रखे हैं फिर तो माइनस वाला टिक करो आप, और अगर सभी प्लस प्लस में दे रखे हैं तो माइनस साइन क्या बताता है, मंदन को बताता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सॉरी, है ना। ये इसका आंसर कितना आया था, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक एग्जांपल, जैसे ये अपन ऐसे लें कि जैसे मान लो सिंपल क्वेश्चन ऐसे कि माना एक कार का प्रारंभिक वेग एक कार का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड आई कैप है, तथा 5 सेकंड पश्चात कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड जे कैप हो जाता है। तो
कार का त्वरण होगा, कार का त्वरण होगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखते बच्चे डायरेक्ट जीरो टिक कर देते हैं कई बार। क्या इस क्वेश्चन का आंसर जीरो आएगा? क्या इस क्वेश्चन का आंसर जीरो आएगा? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जीरो नहीं आएगा। क्यों क्यों क्यों? अपने को एक बात पता चल रहा है कि परिमाण तो देखो सेम है, 5 सेकंड के साथ उसकी चेंज हो क्या रही है, दिशा। पहले वो आई कैप में जा रहा था, फिर जे कैप में। अच्छा यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रारंभ में कण 5 मीटर पर सेकंड से पूर्व में जा रहा था ना, बोर्ड पे आई कैप जे कैप लेना था ना सिंपली, जैसे पूर्व में जा रहा था ना, जनरली अपन ऐसे लेते हैं ना। ये अपन इधर क्या लेते हैं बोर्ड पर, इधर अपन लेते हैं नॉर्थ, इधर लेते हैं साउथ, इधर लेते हैं ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रारंभ में एक कार 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में ईस्ट में जा रही थी तथा 5 सेकंड पश्चात वो 5 मीटर पर सेकंड में नॉर्थ की तरफ जाने लगी। किधर जाने लगी? नॉर्थ की तरफ। तो बताओ उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, समझ पा रहे हो ना? तो घुमा के तो सिंपली वही देखो, अपने को सिंपली ए का फॉर्मूला जानते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, मतलब t2 माइनस c1, मतलब जो अंतर लग रहा है, अंतर अपने को डायरेक्ट दे रहेगा 5 सेकंड। अब v2 अपने को पता है, v2 फाइनल अंतिम कितना 5 जे कैप और प्रारंभिक 5 आई कैप और डिवाइड बाई 5। समझ पा रहे हैं बार? ये तो टाइम का अंतर 5 जे कैप। अब देखो जीरो तो नहीं है। अच्छा यही सोच के देखो यहाँ पे भी आई कैप होता फिर जीरो आता, और फिर अपन लॉजिक से बोल देते भाई कि यहाँ पे भी परिमाण भी समान दोनों जगह और दिशा भी समान, तो जीरो आएगा। ठीक है ना? तो अब देखो ये कितना आ जाएगा 5। अगर आप कॉमन लेना चाहो तो 5 तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा ना कॉमन लेके। हाँ 5 तो ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल आउट, तो क्या आएगा जे कैप माइनस आई कैप। ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में आया। अगर इसी का परिमाण पूछे आपसे तो परिमाण आप जानते हो, मोड लेना आता ना भाई, क्या करनी समझिए, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप का ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे तो करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकते हैं? परिमाण पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? परिमाण। या आपसे वो भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, दिशा की टर्म में पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे, और अगर परिमाण पूछना तो √2 आ जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 से 5 सेकंड लगती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे। बेसिकली त्वरण निकालने का क्या करना है आपने में, वेग में परिवर्तन बटा समय। देखो नेक्स्ट देखो, जनरली अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो एक समान त्वरण पे आएंगे। किस पे आएंगे? एक समान त्वरण पे। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? एक समान त्वरण पे कहने का मतलब जो त्वरण नियत रहेगा। त्वरण क्या रहेगा? नियत रहेगा। अब नियत त्वरण के लिए देखो अपन सिंपली गति के समीकरण प्रूव करेंगे ना, गति के समीकरण। अब देखो गति के समीकरण क्या है, देखो सबसे पहले गति के समय अपन जानते, देखो गति के समीकरण जो पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, गति के समीकरण में अपना ए क्या रहेगा? नियत। ए नियत रहेगा। अब ए नियत रहेगा, मैं बार बार नहीं बताऊं, ए नियत होने का मतलब दिशा और परिमाण दोनों क्या रहेंगी? नियत रहेंगे। तो अपन गति का समीकरण पढ़ेंगे। गति के समीकरण किसके लिए पढ़ेंगे? एक समान त्वरण के लिए। एक समान त्वरण के लिए ये एक चीज अपन ध्यान रखेंगे भाई, एक समान त्वरण के लिए अपन गति के समीकरण पढ़ेंगे। और जनरली अपन एक समान इसी पे आते हैं। अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एयरफोर्स नेवी एनडीए वगैरह, वहां पे क्या आता है, जहां ए नियत होता है, ए वेरिएबल जिसमें ए परिवर्तनशील होगा, वैसे भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, पर वहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। जनरली यहीं से पूछते हैं। जनरली कहाँ पूछते हैं? यहीं से। अब गति के समीकरण में देखो सिंपली कुछ नहीं है, सिंपली अपने को क्या करना है इसमें, देखो ए नियत देख रहा है। अभी अभी ने पढ़ा ए बराबर क्या होता है भाई? dv/dt। ठीक भाई। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप, ए dt ऐसे लिख दूँ भाई। ठीक भाई। ये तो किसी स्मॉल इंटरवल के लिए था ना, समझ पा रहे नहीं पा रहे? ए dt। अब देखो अगर मेरे को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल आएगा कि नहीं आएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो आप। इंटीग्रेट करोगे तो देखो dv बराबर ए dt। अच्छा ए को मैं बाहर ले लूंगा। क्यों भाई? देखो जनरली अपन समाकलन से उस चीज को बाहर लेते हैं जो नियत हो, क्योंकि ए तो नियत है तो समाकलन से मैंने बाहर ले लिया। अब क्या करें भाई, अगर मैं लिमिट लगा दूं तो कोई नियतांक आएगा नहीं, तो अदरवाइज नियतांक आएगा, पर लिमिट लगा देता हूं। जैसे मान लो कि जब t बराबर समय 0 था तो मान लो मेरी रफ्तार u थी, और t बराबर t समय पर मान लो मेरी रफ्तार होगी v। समझ पा रहे हैं? तो जब आप अवकलन करोगे लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा? v माइनस u बराबर 80। अच्छा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v माइनस यू बराबर 80। अच्छा इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, v बराबर u प्लस 80। अब ये फॉर्मूला सभी को याद होता है, पर इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो v क्या बता रहा है यहाँ पे v क्या है, देखो ये चीज अपने को खास तौर से ध्यान रखनी है। अपने को v बताएगा, ये v बताएगा इस t समय पे, समय t पर कण का वेग, ये v क्या है? इस t पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे ये t चेंज होगा ये v भी चेंज हो जाएगा। समझ? हाँ ये u प्रारंभिक वेग है, ये अपन ने जो प्रारंभ में दिया ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। पर ये जो v ये छोटा बड़ा जो ये v है, ये v क्या होगा?
सॉरी u तो चेंज होगा नहीं, ये जो v है वो क्या होगा, समय के साथ चेंज होगा। t 1 सेकंड पे अलग होगा, 2 पे अलग होगा, 3 पे। तो v क्या है, समय t पर कण का वेग, समय t पर कण का वेग। अच्छा, इसी को कई बार ये सब बोल सकते हैं कि अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब जिस टी पे अपन निकालना चाह रहे हैं, जैसे मान लो टी बराबर 5 सेकंड पे, टी बराबर 10 सेकंड पे, इसलिए इसको अंतिम बोलते हैं। तो जिस टी पे अपन निकालना चाहते हैं इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अंतिम। जिस भी टी पर इसको अपन निकालना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, अंतिम। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो ये टी बराबर समय क्या होगा, टी पर कण का वेग। ठीक भाई, तो यू क्या है, प्रारंभिक वेग। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। ये हो गया प्रारंभिक वेग। और ए तो क्या है आपका, त्वरण है। ए तो क्या है, त्वरण है। तो ये तो गति का पहला समीकरण हो गया। अब क्या होगा, देखो समीकरण 1 से सेकंड की गति का समीकरण अपन कैसे निकाल सकते हैं। v को मैं क्या लिख सकता हूं, v बराबर लिख सकता हूं मैं dr/dt, विस्थापन सॉरी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन वेग होता है। अच्छा, v को लिख दिया, तो समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं मैं, समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं, dr/dt बराबर u प्लस at। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने इस v को तो dr/dt लिख दिया, पर ये u भी तो वेग ही है, इसको आपने dr/dt अपन क्यों नहीं लिखा। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि u तो अपन ने प्रारंभ में जो रफ्तार दी है वो है, ये कभी चेंज होगी क्या, नहीं, ये तो फिक्स है। तो फिक्स है, इसका मतलब अगर किसी भी राशि अगर फिक्स है, अगर ये फिक्स है ना, तो इसको तो मैं नहीं लिख सकता। चेंज किस में हो रहा है, इसमें। ये तो अपन ने जो प्रारंभ, जैसे मान लो किसी भी स्थान से अपने रफ्तार दी इनिशियली, प्रारंभ में कितनी दे दी उसकी, ये तो वो है। चेंज तो ये होगी, ये समय के साथ बदलेगी तो इसकी वजह से क्या होगी, उसकी स्थिति भी बदलेगी, है ना भाई। रफ्तार बढ़ेगी, कम ज्यादा होगी तो उसकी स्थिति भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसलिए इसको लिखा जाता है dr/dt, है ना। अगर वन डायमेंशन है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो उसको dx/dt भी लिखते हैं, क्योंकि r बराबर x i कैप y j कैप z k कैप लिखते हैं जनरली अपन, सिंपली जानते हैं। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो अगेन वही सेम कहानी, dr को मैं ऐसे लिख दूंगा और दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। तो u प्लस a t और dt, ठीक भाई, दोनों तरफ। अब अगेन वही लिमिट लगाएंगे, मान लो t बराबर 0 पे इसकी पोजीशन थी r इनिशियल, इनिशियल का मतलब, और t बराबर t पे हो गई मान लो r फाइनल। इनिशियल फाइनल का मतलब जानते हो ना, ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति, है ना। r1 r2 भी लिख सकते हो जनरली, r इनिशियल और r फाइनल। तो सोच के देखो यहाँ से क्या आ जाएगा नेक्स्ट, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आप जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा, r फाइनल माइनस से r इनिशियल बराबर, यहाँ पे इधर इंटीग्रेट करोगे तो देखो, इधर इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे आएगा ut और t का हो जाएगा t²/2, तो ut प्लस हाफ at² हो जाएगा। लिमिट 0 से t रखोगे तो वही आएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो ये हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ at²। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? अच्छा, इस r फाइनल और r इनिशियल को s लिख दिया जाता है जनरली, आपने किताबों में ऐसा पढ़ा हुआ है ना, वेक्टर लगा दो चाहो तो, प्लस हाफ at²। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? ये इक्वेशन होगी आपकी 2, है ना। ये गति का एक समीकरण और आ गया ना, समझ पा रहे हो? तो दूसरा गति का समीकरण पढ़ लिया अपने। गति के समीकरण 3 पढ़ते हैं जनरली अपन, s बराबर ut। अच्छा, पहले वाली फॉर्मूला अपने को क्या बताता है, तो अपने पहला पढ़ा, ये किसी समय t पर कण का वेग बताता है। ये फॉर्मूला जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे किसी समय t पे कण का वेग, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये। अच्छा, ये क्या बताएगा, t समय में कण के द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पे दूरी जनरली देखो, इसको दूरी नहीं बोलते, ये s क्या है, विस्थापन। विस्थापन मैंने आपको क्या बताया था, विस्थापन। इसको डेल्टा आर भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डेल्टा आर। एक ही बात है, डेल्टा आर को विस्थापन बोलते हैं। देखो स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं अपन, विस्थापन। तो इसको किताबों में एस लिखा होता है जनरली, है ना, एस डी वगैरह ऐसे लिखा होता है, तो डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। बेसिकली एस आपको विस्थापन देता है। अब कई जगह यही फॉर्मूला दूरी निकालने में भी काम में लेते हैं। वो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अगर मोशन आपकी एक गति, एक वी में हो, मतलब एक दिशा में चल रहा हो और कण की दिशा मतलब चेंज नहीं हो, एक ही दिशा में चल रहा हो, उसकी दिशा भी चेंज नहीं हो, कहने का मतलब वो वापस घूम नहीं रहा हो, एक ही दिशा में लगातार चल रहा हो, तो अपने जानते हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है, एक ही होता है ना, एक विमीय अपन जानते हैं। पर अगर द्विविमीय का कोई क्वेश्चन आ गया, त्रिविमीय में आ गया, तो ये फॉर्मूला अपने को, और यह मान लो त्वरण समय के साथ चेंज हो रहा है ना, तो उस केस में अगर आपको मान लो त्वरण समय के साथ चेंज हो रहा है, फिर अपन ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते थे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनरली ये फॉर्मूले किसके लिए होती है, नियत त्वरण के लिए। किसके लिए, नियत त्वरण के लिए, है ना, सिंपली ध्यान रखना है। तो ये अपना जनरली अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे एस क्या बताता है, तो जनरली आपका आंसर होगा विस्थापन। हाँ, ये दूरी भी हो सकता है, पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर एक ही दिशा चेंज हो जाए, अगर एक ही दिशा चेंज हो जाए तो गड़बड़। समझ पा रहे हो ना, पड़ता है जनरली अपने को एस क्या देता है, विस्थापन देता है।
ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है, ये विस्थापन हो गया 2 समीकरण। अब 1 और 2 को जब अपन क्या किसको मिलाते हैं तो तीसरा समीकरण निकालते हैं। जब समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से 1 व 2 से अपने को क्या करना है, देखो एक समीकरण कौन सी है आपकी, एक ही है। इन दोनों को जब मिलाएंगे अपन, देखो अपने को V और T में रिलेशन मिल गया, S और T में। एक अपने को V और S में चाहिए और V S में चाहिए, तो दोनों में से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से T को हटा देंगे। समीकरण 1 व 2 से T को हटाने पर, है ना, हटाने पर इन दोनों को हटाओ आप। इन दोनों को उठाओगे तो देखो जनरली आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। क्या होता है, वही शुरू में अपन ने लिखा अंतिम वेग, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, है ना। तो ये आपका क्या होगा, कई बार ये फॉर्मूला भी काम आता है, ये क्वेश्चन होगा अपन थर्ड। तो ये 3 रिलेशन अपने को हमेशा याद होने चाहिए। बेसिकली S बराबर V बराबर यू आपको याद थे, पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। S बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। समझ पा रहे हो, सिंपल। यहाँ मैंने देखो वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि देखो जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो स्केलर बन जाता है ना। वेक्टर का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाता है, स्केलर, इसलिए अपन वेक्टर नहीं लगाया। या आप वेक्टर लगा के मोड करके स्क्वायर कर दो, एक ही बात है ना, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक भाई, ये थे 3 गति के समीकरण, ये थे 3 गति के समीकरण। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आता है नेक्स्ट। देखो ये 3 थे, अब एक क्वेश्चन आता है, देखो डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी याद रखना है। कण के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो इसका अपने को फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी मतलब समझ पा रहे हो, जैसे s बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या था, देखो nवें सेकंड में निकालना है, ठीक है ना, nth सेकंड में। तो nth सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि पार्टिकल ने, देखो ये मान लो कि n सेकंड में दूरी तय की, मान लो यहाँ पे t बराबर कितना है, ये मान लो उसने ये दूरी तय की n सेकंड में, n सेकंड में, ठीक भाई, n सेकंड है ना। और मान लो कि यहां से यहां तक ले लूं मैं Sn-1, ये दूरी है मान लो n1 माइनस सेकेंड में। ये n सेकेंड में लिख रहा हूं, पेयर में लिखने का मतलब सेकेंड। मान लो उसने n सेकेंड में दूरी तक की Sn, और n-1 सेकेंड में, देखो ये n सेकेंड में तक की दूरी n-। तो अगर मेरे को nवें सेकेंड में निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, n सेकेंड में तय की गई दूरी माइनस n-1 सेकेंड में तय की गई दूरी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो ये दूरी वाली जो ये वाली दूरी होगी, ये तो nवें सेकेंड में होगी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो सिंपली अपने को nवें सेकेंड में निकालना है, nth सेकेंड में, है ना, nth, तो उसको मैं SNTH लिख दे रहा हूँ, मतलब nth सेकेंड में निकाल रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, n सेकेंड में तय की गई दूरी माइनस S n1, है ना। ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, n सेकेंड में तय की गई दूरी n सेकेंड में तय की गई दूरी, और ये क्या है आपका n-1 सेकेंड में तय की गई दूरी। सिंपल अपन जानते हैं, सिंपल है ना, n सेकेंड में से उठा देंगे। तो अब इसको देखो फॉर्मूले में रखेंगे Sn, तो कितनी हो जाएगी, देखो Sn। अब देखो फॉर्मूला अपन जानते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होता है ना। अब nवें सेकेंड में मतलब t की जगह n रखेंगे, तो रुको un प्लस हाफ a n स्क्वायर, यही लिखेंगे, माइनस un-1, t की जगह n-1 रखेंगे, प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। ठीक भाई, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो सिंपली आंसर क्या आएगा आपका, सोल्व कर लो इसको, देखो यहाँ से un प्लस हाफ a n स्क्वायर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो माइनस un प्लस u, ऐसे आएगा ना। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने माइनस को, माइनस इसको इधर ले लिया मैंने, ये आ जाएगा हाफ a, ये आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ऐसा ही तो आएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, हाफ a n स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, un इससे कैंसिल आउट हो गया, तो देखो बचा क्या है यहाँ से। सिंपली जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से Sn क्या आएगा, देखो Sn बेसिकली अपने को मिलेगा, देखो u प्लस, प्लस क्यों लिख रहा हूँ, देखो
ये देखो प्लस कैसे आ जाएगा, u बराबर लिख सकता हूँ मैं a/2 इंटू 2n-1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला आएगा, एस साइन बराबर आएगा u प्लस a/2 2n-1। कैसे, देखो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस बन गया, तो 1 माइनस 2n है तो ये क्या बन जाएगा 2n-1। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो क्या जाएगा एस साइन बराबर क्या होगा, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रहा हूँ। एस साइन अपना क्या आएगा, देखो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्मूला है nth सेकंड में तय की दूरी का आएगा फॉर्मूला u प्लस हाफ a 2n-1 है ना, 2n-1 का होल स्क्वायर थोड़ी ना, होल स्क्वायर नहीं, यही u हाफ 2n-1, ये बेसिकली सिंपल nth सेकंड में तय की दूरी। अब आपसे कोई पूछे कि 1 सेकंड में तय की दूरी, नहीं 5वें सेकंड में तय की दूरी, मान लो बोल दे कि कण का प्रारंभिक इतना 5वें सेकंड में निकालो, n बराबर कितना रख दोगे 5, 1 सेकंड में 2 सेकंड में, है ना, समझ पा रहे हो, तो डायरेक्ट n की वैल्यू रखोगे 16 आ जाएगा ना। प्रारंभिक वेग अगर 0 दे रखा तो इसको क्या ले लोगे 0, त्वरण आपको गिवन होगा, त्वरण आपको क्या होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये आपको क्या कर लेना है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूज कर लेना है। ठीक भाई, इसके बाद देखो ये अपने स्टैंडर्ड रिलेशन थे। अब इसके बाद देखो क्या करना अपने को, एक समान गति के जो स्टैंडर्ड है, एक समान गति में अपन जनरल पढ़ते हैं, एक समान गति के लिए देखो जो गुरुत्व के अधीन गति होती है वो क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है क्योंकि अपन जानते हैं जो अपना गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है, नियत होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण अगर नियत और उसकी दिशा भी नियत होती है हमेशा, कहाँ होती है, नीचे की तरफ, है ना, पृथ्वी की तरफ होती है हमेशा, तो देखो दिशा भी नियत है और उसका परिमाण भी नियत होता है। तो एक समान गति के लिए अपन जनरली सबसे पढ़ते हैं गुरुत्वीय गति, क्या पढ़ते हैं, गुरुत्व के अधीन गति, क्या पढ़ेंगे, गुरुत्व के अधीन गति, किसके अधीन, गुरुत्व के अधीन गति, ये पढ़ते हैं अपन जनरली गुरुत्व के अधीन गति। अब गुरुत्व के अधीन गति में देखो, गुरुत्व के अधीन गति, अब गुरुत्व के अधीन गति में जी अपन जानते हैं, जी बराबर कितना होता है, जिसको अपन गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये नियत होता है दोनों, इसकी दिशा भी क्या होती है, नियत, इसकी दिशा भी क्या होती है, नियत होती है, सिंपली अपन जानते हैं, है ना। अब गुरुत्व की अधीन गति भी देखो दो टाइप की होती है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो अपन वो दोनों ही पढ़ लेते हैं सिंपली अपने को फॉर्मूले ध्यान रखने। अब देखो ये हो गया जी 9.81, अब सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्या पढ़ेंगे, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, सिंपली सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, क्या पढ़ेंगे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति में सिंपली अपने को ध्यान रखना है, देखो सिंपली अपने क्या बोला, जब v और a दोनों समानांतर हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तो a को धनात्मक लेते हैं। अब सोच के देखो यहाँ पे a को क्या लें, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, है ना। इसमें जैसे मान लो कि h साइड से पार्टिकल को गिराया जाए, कहाँ से गिराया जाए, h साइड से, जैसे मान लो कि ये अपना ग्राउंड है, ये क्या है अपना ग्राउंड, मतलब धरातल है, और यहां से मान लो कि h हाइट, ये आपकी h ऊंचाई है ना। यहां से मान लो किसी पार्टिकल को छोड़ा जाए, अगर छोड़ेंगे, जैसे मान लो h हाइट से पार्टिकल को छोड़ा, तो इनिशियल प्रारंभिक वेग क्या होगा उसका 0, और यहाँ पे क्या वेग होगा उसका, ये अंतिम मान लेते हैं अपन इसको v, अंतिम वेग, धरातल मतलब धरातल से टकराने से जस्ट पहले, धरातल से टकराने से जस्ट पहले। तो यहाँ से सोच के देखो तो अपनी गति की समीकरण पड़ेगी, यहाँ a को क्या लेंगे अपन, धनात्मक ऋणात्मक या क्या लेंगे, धनात्मक, तो a बराबर अपन डायरेक्ट g रखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो देखो g भी नीचे की तरफ और पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, मतलब क्या होगा, दोनों समान दिशा में, तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो a को पॉजिटिव लेंगे, तो अब गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, है ना, तो गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, गति के समीकरण, गति का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो v बराबर u प्लस जी टी, भाई ए को जी से रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, जी से। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका एस बराबर, एस की जगह एच लिख देंगे, हाइट के केस में एच, या एच जो भी लिखना चाहो एच भी लिख सकते हो आप, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर में, है ना, तो ये हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे जो लास्ट वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, है ना, समझ पा रही नहीं पा रही, ये तीन गति के समीकरण अपने यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपली अपन जानते हैं बेसिकली अपने को क्या करना है, गुरुत्व की अधीन गति में अपन गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं, जी बराबर फिक्स होता है 9.8, है ना, ये वैल्यू जानते हैं ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ये वैल्यू लेनी है, नहीं गिवन है तो, अगर बोल रखा है नहीं बोल रखा तो आपको 9.81 दे रहा है,
और अगर क्वेश्चन में बोल रही की वैल्यू जैसे कई बार 10 भी ले लेते हैं तो आपको वही ले लेनी है। तो ये वी यू तो प्रारंभिक जब छोड़ेंगे तब यू तो जीरो ही होना हमेशा, पता है अपने को ना। अच्छा जरूरी नहीं कि अपन छोड़ें, मान लो कई बार अपन ने छोड़ा नहीं, इनिशियली जब जहाँ से अपन पार्टिकल को एच हाइट से फेंक के नीचे की तरफ, तो कुछ इनिशियल रफ्तार देंगे तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे होगी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? अगर अपन ऊर्ध्वाधर छोड़ें तो ये केस होगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? सिंपल। तो ये थे गति के समीकरण। जी अपन ने क्या लिया? पॉजिटिव लिया है। तो v पता है v किसी t टाइम पर वेग, अच्छा v यहाँ पे, अच्छा जनरली एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, ये v बेसिकली क्या होता है? जो आपसे फाइनल का मतलब जहां पूछ रहा है क्वेश्चन वही फाइनल है ना। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कण के द्वारा जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक फेंकने, मान लो पार्टिकल 1 सेकंड में नीचे पहुंच रहा है, फॉर एग्जाम्पल, मान लो सॉरी 2 सेकंड में मान लो नीचे पहुंच रहा है। अब पूछ सकता है कि 1 सेकंड पश्चात वेग, तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे। पूछ सकता है कि 1 सेकंड में तय की दूरी, तो या कितनी हाइट नीचे आ जाएगा, तय की दूरी, तो आप यहाँ से पुट कर लोगे, इस फॉर्मूले में रखोगे। प्रारंभिक वेग दे रखा तो वो रखोगे, नहीं तो जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब, और अगर ऐसा पूछे कि 1 सेकंड पश्चात मतलब इतनी हाइट, इतनी दूरी के पश्चात उसका वेग बताओ, जैसे मान लो हाइट 2 मीटर है, पूछे कि 1 मीटर पश्चात कण का वेग, तो यही पूछेगा ना आपसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। समझ पा रहे हो? ये सिंपल फॉर्मूले। देखो नेक्स्ट, अब देखो अगर स्वतंत्रता पूर्वक आ रहा पार्टिकल, अगर इनिशियल रफ्तार नहीं दे रहे हैं अपन, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक आ रहा है तो क्या हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा, देखो यदि कण को h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाए, कुछ रिजल्ट आपको ऐसे डायरेक्ट याद रखोगा ना, जैसे अब h ऊंचाई से छोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो क्या क्या पूछ सकता है? धरातल पर पहुंचने में लगा समय, धरातल पर पहुंचने में लगा समय कितना लगेगा भाई? पहुंचने में लगा समय कितना लगेगा? निकाल सकते हैं अपन, कैसे भाई? t बराबर, कैसे निकालेंगे? समय निकालना अपने को, तो कौन सा समीकरण यूज करें? देखो प्रारंभिक वेग, देखो अपने को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे हैं तो u तो क्या है? जीरो, और h हाइट दे रखा है, तो कितनी दूरी तय करनी है अपने, कौन सा यूज करेंगे? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? h बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चूंकि u जीरो है, h दे रखा तो t कितना आएगा? t बराबर आ जाएगा 2h अपॉन, सॉरी a की जगह क्या रखेंगे? g, a की जगह क्या रख देंगे? g और अंडर रूट। तो अगर किसी पार्टिकल को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे हैं तो धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? उसको 2h अपॉन जी, रूट 2h अपॉन जी, सिंपल है ना। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि धरातल पर पहुंचने से जस्ट पहले वेग क्या होगा ना, धरातल पर कण का वेग क्या होगा? धरातल पर पहुंचने से जस्ट पहले वेग क्या होगा? जस्ट पहले वेग क्या होगा? जस्ट पहले का मतलब टकराने से जस्ट पहले, है ना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर टकरा के तो जीरो हो जाती है, टकराने की बात नहीं होती, टकराने से जस्ट पहले मतलब अब टकराने वाला उस टाइम, तो कितनी हो जाएगी? निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे भाई? वो थर्ड वाला इक्वेशन, क्योंकि वी स्क्वायर मान की क्या होता है? देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s यूज करेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, ये यूज करेंगे ना। प्रारंभिक तो जीरो, तो फाइनल निकाल सकते हैं, वी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2gh। कितनी होती है? अंडर रूट 2gh। तो दो ही चीज पूछ सकता है आपसे, अगर h गिवन है तो आपको या तो टकराने से जस्ट पहले वेग या लगा समय, तो ये अपन इजीली निकाल सकते हैं, ये अपन इजीली निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? नेक्स्ट क्या होगा अपना? ये तो था ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, दूसरी क्या हो सकती है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति। ये तो देखो अपन उसी के अधीन पढ़ रहे हैं, किसके अधीन पढ़ रहे हैं? गुरुत्व के अधीन। अब यहाँ पे क्या लेंगे? देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, इसमें देखो अपने को जो a लेंगे वो क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि देखो जब ऊर्ध्वाधर गति है ऊपर की तरफ, जब पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी रफ्तार तो क्या होगी? अच्छा जनरली जैसे पार्टिकल को अपन नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो क्या ऊपर ही रहेगा, वापस नीचे आएगा? नीचे भी आएगा। तो जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाएगा तो अपन क्या लेंगे? ऋणात्मक। जैसे वो नीचे की तरफ आने लग जाएगा तो पहले वाला केस हो जाएगा अगेन। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, तो पार्टिकल किसी को थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ, तो पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो जब जा रहा होगा तब तो अपन एक जी को क्या लेंगे? ऋणात्मक, और जब आ रहा होगा तब क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्योंकि जब आ रहा होगा तो जी भी नीचे और वी भी नीचे, रफ्तार भी नीचे, तो दोनों समानांतर मतलब पॉजिटिव। और जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो देखो वी ऊपर और जी नीचे, तो क्या लेंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो गति के समीकरण वो क्या बन जाएंगे? गति के समीकरण अपने बन जाएंगे, देखो v बराबर u माइनस जी टी,
है ना, ऊपर की ओर की बात कर रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर। अच्छा एस बराबर सॉरी एच हाइट ऊपर जा रहा है मान लो, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, एच हाइट, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, है ना, इनको स्केलर टर्म में भी लिख सकते हो क्योंकि ये तो एक वी में गति हो गई ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, वी बराबर यू प्लस माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, माइनस का आएगा कि नहीं है, या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, एक ही बात है। तो ये 3 समीकरण बन गए सिंपली। कहने का मतलब जी को आपको नेगेटिव लेना है जब पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, वो अपन कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो सिंपली अपन ग्राउंड से किसी पार्टिकल को फेंकें, ग्राउंड से किसी, ये आपका धरातल है, ये क्या है धरातल। अब जी तो अपन जानते हैं नीचे की तरफ होता है ना, जी नीचे की तरफ। मान लो किसी पार्टिकल को थ्रो किया यहाँ से यू रफ्तार से, प्रारंभिक यू देंगे, ये ऊपर की तरफ गया। अब पार्टिकल क्या करेगा, देखो ऊपर जाएगा, पहले तो किसी हाइट एच ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, फिर नीचे आएगा। और मान लो कि एच हाइट ऊपर गया, कितनी हाइट गया, एच हाइट ऊपर गया, ठीक भाई। पार्टिकल को अगर थ्रो करेंगे तो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। तो अब इसमें देखो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई एच कितना होगा, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो प्रारंभिक वेग इसका क्या है, यू से फेंका, यहाँ पे जाके पार्टिकल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फाइनल वेग कितना हो जाएगा, 0, ऊपर की ओर गति के लिए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर की ओर गति के लिए। तो प्रारंभिक आपने दिया, अब अंतिम 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो कौन सा समीकरण यूज करें अपन, अपने को चाहिए एच और अंतिम वेग 0 अपने को पता है, तो लास्ट वाला यूज करेंगे, ये वाला देखो, ये वाला यूज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अपने को देखो क्या चाहिए, एच चाहिए, तो फाइनल 0, तो इसमें रखो v0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, यहाँ से अपन जब ऊपर की तरफ फेंका, देखो प्रारंभिक वेग u दिया और फाइनल 0 हो जाएगा, तो h मैक्सिमम आएगा, भाई कितनी हाइट तक जा सकता है, तो जो आपका h मैक्सिमम, जो h कितना आएगा, तो यहाँ से सोच के देखो किस में रखोगे आप, इसमें रखोगे, तो v स्क्वायर तो 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, सोल्व करोगे तो h कितना आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो भाई कि जब भी पार्टिकल आपको इनिशियल रफ्तार दे और पूछे कि कितनी अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो आप रखोगे u स्क्वायर अपॉन 2g। समझ पा रहे हो, सिंपल। तो h हाइट तक जा सकता है। अब देखो जाने में लगा समय, h हाइट आ गया, h हाइट जाने में लगा समय, तो ये तो कितना हो गया, h आ गया, है ना। आप क्या पूछे, h हाइट मतलब h ऊंचाई तक जाने में लगा समय, तो h ऊंचाई तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, यही पूछ सकते हैं भाई आपसे। अच्छा एक चीज और याद रखनी है अपना, है ना, ये पहले मैं बता दे रहा हूँ, h ऊंचाई तय करने में लगा समय, तो t कितना है, तो समय नहीं पूछा, तो समय क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा यूज करें, पहले वाला यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो फाइनल वेग अपने को पता है 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग अपने को पता है, तो t निकाल सकते हैं ना, तो देखो कितना आ जाएगा, इस समीकरण से कितना आएगा, देखो 0 बराबर u माइनस जी टी, तो t कितना है यहाँ से, t बराबर आएगा u अपॉन जी, मतलब जाने में कितना समय लगा, h ऊंचाई तय करने में लगा समय, ठीक भाई। ये तो ऊपर जाने में लगा समय। अब कई बार क्या पूछ लेते हैं, वो एक चीज, एक टर्म आती है उड्डयन काल, क्या आता है, उड्डयन काल। उड्डयन काल बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल कितनी देर हवा में उड़ा, उड्डयन काल का मतलब कितनी देर हवा में रहा। हवा में रहने का मतलब किसी पार्टिकल को जब अपन थ्रो करेंगे तो पहले वो ऊपर जाएगा, समझ पा रहे हो, पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा, होगा क्या बेसिकली, देखो जी नीचे है, अपने कोई रफ्तार दी, अब जी नीचे, धीरे धीरे पार्टिकल की रफ्तार कम होगी क्या हो जाएगी, 0 होने के बाद क्या होगी, फिर पार्टिकल वापस नीचे आएगा, तो नीचे की तरफ जब आएगा फिर रफ्तार बढ़ेगी, तो क्या होता है बेसिकली, जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा टाइम, वो आपका क्या हो जाएगा, उड्डयन काल। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि पार्टिकल को जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो उड्डयन काल बेसिकली इसको कैपिटल टी से लिखना लगे तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर की ओर जाने में लगा समय प्लस ऊपर की ओर जाने में लगा समय प्लस नीचे आने में लगा समय, है ना, ये दोनों बराबर होते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। देखो u अपॉन जी, तो टोटल टी कितना आ जाएगा, 2u अपॉन जी। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जाने में जितना समय लगेगा उतना ही आने में लगेगा। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि अपना जी क्या है, नियत। अगर जी वेरिएबल होता, जाते वक्त अलग होता और आते वक्त अलग होगा, तो टाइम क्या आता, फिर अलग अलग आता। पर चूंकि जी नियत है, जिस रेट से रफ्तार घटेगी जाते वक्त, उसी रफ्तार से रेट वापस आते वक्त बढ़ेगी।
एक बात तो ये इंपॉर्टेंट, उड्डयन तो काल कितना हो जाएगा 2u/g, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। कितनी हाइट तक गया ये अपने को पता चल गया है ना, जाने में कितना समय लगा ये अपने को पता चल गया। यहाँ से एक चीज क्या याद रखनी, किसी भी पार्टिकल को अगर अपन थ्रो करेंगे तो जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय। अब यहाँ से एक दो और अच्छी बातें कर लेते हैं, यहाँ से एक दो और अच्छी बातें कर लेते हैं। कैसे कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछे कि पार्टिकल जब यहाँ से आएगा घूमकर वापस, तो जस्ट टकराने से पहले उसकी वेग क्या होगा, जस्ट टकराने से पहले वेग क्या होगा, तो आपको याद रखना इसका वही वेग होगा जो जाते वक्त था, वेग चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे। कैसे, आपसे कोई पूछे कि जब पार्टिकल को आपने थ्रो किया ऊपर की तरफ और पार्टिकल ऊपर जाके जब नीचे आएगा तो धरातल से जस्ट टकराने से पहले वेग क्या होगा, क्या वही वेग होगा जो आपने ऊपर की तरफ दिया था या चेंज होगा, जब फेंका था वही वेग होगा या फिर अलग होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी, अगर आपसे पूछे कि वेग चेंज होगा कि नहीं होगा तो आप बोलोगे होगा, क्यों भाई। पर आपसे कोई पूछे कि क्या चाल चेंज होगी तो आप बोलोगे नहीं। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, जब भी आप पार्टिकल को जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो जब घूम के वापस आएगा ना जहां से आपने फेंका तो 2 मीटर पर सेकंड से वापस आएगा, किससे आएगा 2 मीटर पर सेकंड। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि जाते वक्त जिस रेट से रफ्तार घटेगी आते वक्त उसी रेट से वापस बढ़ेगी। इसका मतलब जो आपने रफ्तार दी वही पार्टिकल के पास वापस होगी जहां से आपने फेंका है, जहां से आपने फेंका वहीं पे रफ्तार उसकी वही होगी जो आपने पहले दी थी। पर रफ्तार तो वो होगी, समझ आ रहा है, पर दिशा चेंज हो जाएगी। देखो पहले पार्टिकल ऊपर जा रहा था, जैसे मान लो मैं ऊपर की तरफ मान लो JK, तो नीचे की तरफ फिर मेरे को क्या मानना पड़ेगा -JK। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो प्रारंभ में वेग पहले जब दिया आपने तो कितना था +JK में, और जब आया तब कहाँ था -JK में। तो वेग चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है, ध्यान रखेंगे वेग चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे वेग चेंज हो गया। समझ पा रहे हो ना, तो वेग तो चेंज हो गया, पर आपसे क्या पूछे कि चाल चेंज हुई कि नहीं हुई, नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं चाल तो क्या होता है, परिमाण को लेते हैं सिर्फ, भाई दिशा का रोल नहीं होता चाल में, तो चाल तो सेम होगी। तो आपसे कोई पूछे किसी पार्टिकल को u चाल से फेंका तो धरातल से जस्ट टकराने से पहले चाल क्या होगी तो आप बोलोगे u ही होगी। पर आपसे कोई पूछे अगर किसी पार्टिकल को u वेग से ऊपर की तरफ फेंका तो टकराने से पहले उसका वेग क्या होगा तो आप बोलोगे -u, एक माइनस साइन आ जाएगा ना दिशा की वजह से। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, सिंपल। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको, किसी भी पार्टिकल को जिस रफ्तार से अपन फेंकते हैं उसी रफ्तार से वो वापस आता है। तो दो चीज यहाँ से नोट करनी है अपने को, एक तो ये कि जो जाने में ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही नीचे आने में लगेगा, एक जिस रफ्तार से अपन फेंकेंगे उसी रफ्तार से वापस आएगा। हाँ वेग चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लॉजिकली बता दिया मैंने, परिमाण चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो वापस आएगा तो उसकी रफ्तार कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी, पर दिशा चेंज हो जाएगी। ठीक भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे अपन ने पढ़ लिए, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट, ये थी गुरुत्व के अधीन गति। अब देखो गुरुत्व के अधीन अपन ने पढ़ लिया है, सिंपली है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखो अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये थे अपने, ये अपना कौन सा पोर्शन था, थ्योरी का पोर्शन। अब अपन इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे, वो करेंगे। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चंस अपन, देखो क्वेश्चंस लेंगे अपन कुछ। देखो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है अपना, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो सिंपल क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे यहाँ पे करवाए जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे ना, तो उसमें आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। एक कण का प्रारंभिक वेग दे रखा है आपको, देखो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और त्वरण भी दे रखा है। 10 सेकंड पश्चात इसकी चाल पूछिए, 10 सेकंड पश्चात आपसे क्या पूछा है, चाल पूछी है। तो अब भाई चाल पूछे तो क्या करें, देखो समय दे रखा त्वरण, तो सबसे पहले तो वेग लिखते हैं, प्रारंभिक वेग को अपन u से लिखते हैं जनरली, तो u दे दिया भाई 3ik + 4j, ठीक भाई। और a दे रखा है अपने को 0.4ik + 0.3j, और टाइम कितना दे रखा है, t = 10 सेकंड दे रखा है। तो क्या पूछा है 10 सेकंड में। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, v = u + at। ये किसी, ये t, ये क्या है, v क्या है, इस t पर चाल, ये था ना वेग, जिसको वेग बोलते हैं। पर अगर इसका मैं परिमाण ले लूँ, समझ पा रहे हैं, पहले मैं वेग निकाल लूँ और फिर उसका परिमाण ले लूंगा। तो वेग का परिमाण क्या होता है, चाल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेग बराबर क्या होता है, चाल प्लस दिशा। समझ पा रहे हैं पर, तो अगर मैं वेग का परिमाण ले लूं तो दिशा तो गायब हो जाएगी, मतलब चाल के बराबर आ जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो।
समझ पा रहे हो ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, वेग चाल। तो मैं लास्ट में मोड़ दे दूंगा तो चाल मिल जाएगा, समझ पा रहे हो? तो ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था कि वेग का परिमाण बताओ, इसने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया कि चाल बताओ, बात तो एक ही है ना। अब निकाल लेंगे, फॉर्मूला रखो, आंसर आएगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, v निकालना है, फिर मोड ले लेंगे। u दे रखा है 3ik प्लस 4jk प्लस 10 इंटू कितना है 0.4ik प्लस 0.3 jk, मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, वैल्यू आएगी। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10 से 4, 4 3 7, 7 ik प्लस 4 3 7 jk, यही आएगा। सही तो लिखा, गलत तो नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी है ना, 4 3, हाँ जोड़ेगा नहीं यहाँ, तो 4 3 देखो यहाँ से 7 हो जाएगा, ये 4 3 7 हो जाएगा, 7 7। अब चाल पूछा तो परिमाण ले लेंगे इसका, वही चाल हो जाएगी। तो देखो स्क्वायर करो तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, गलत तो नहीं लिखा भाई, सही तो है ना, चलो सही है बिल्कुल। अब देखो तो ये क्या आ जाएगा, रूट 49 प्लस 49, तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू 49, मतलब आंसर आपका आएगा एग्जैक्ट 7 इंटू रूट 2 है ना, 7 इंटू रूट 2 ये हो जाएगा। देखो 49 का 7 हो जाएगा, रूट 2 ऐसा कैसा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, हाँ सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट, ये था अपना। अब देखो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है कि एक कण अचर बल के प्रभाव में विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। यदि पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी s1 तथा पहले 20 सेकंड में चली गई दूरी s2 हो तो अनुपात बताओ। सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, s बराबर अपन जानते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अचर बल का मतलब समझ पा रहे हैं, अचर मतलब नियत बल, नियत बल तो आपका त्वरण भी क्या होगा, नियत होगा, त्वरण भी क्या होगा आपका, नियत। वो नियत मान लो कि ये है, अपन ने मान लिया भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। अच्छा प्रारंभिक वेग क्वेश्चन में 0 दे रखा है, ये टर्म तो गायब हो गई। अब आपको क्या पूछा कि प्रारंभ में पहले 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में तय की दूरी मान लो s1 दे रखा है, तो ut 0 हाफ a 10 का स्क्वायर। और अच्छा अनुपात ही पूछा कि अपने को, ऐसे s2 कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो ले लो, s2 कितना आ जाएगा, देखो भाई हाफ a 20 का स्क्वायर। पहले 10 सेकंड में तक की दूरी इतनी हो जाएगी, और अगले 20 पहले 10 सेकंड में इतनी हो जाएगी, 20 सेकंड में इतनी हो जाएगी 20 का स्क्वायर। तो देखो a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, और देखो s1 अपॉन s2 कितना है, देखो इसका 100 आएगा स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना है, देखो किस टर्म में पूछ रहा है, s2 s1 की टर्म में पूछ रहा है क्या, हाँ तो कितना आ जाएगा आंसर, सही तो लिखा है ना, हाफ 80 स्क्वायर। प्रारंभ से यदि पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी तब पहले 20 सेकंड में चली गई दूरी s2 हो, तो हाँ तो देख लो 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400 होता है, शून्य कैंसिल हो, तो कितना आ जाएगा, s2 बराबर आएगा 4s1, s2 बराबर आएगा 4s1 है ना। तो देखो ये ऑप्शन बी थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे है ना, ये ऐसा ही ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका, s2 बराबर 4s1 है ना, तो आंसर ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, s2 बराबर क्या हो जाएगा 4s1, ये ऑप्शन मिसिंग है थोड़ा ना। नंबर क्वेश्चन है अपना, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जनरली, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छांटना। आपने कौन सा छांटना है, असत्य मतलब जो गलत हो। पहला देखो ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लेते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी पिंड का वेग त्वरित होते हुए भी शून्य हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अगर ए, ऐसा हो सकता है क्या कि ए तो 0 हो और वी क्या हो, सॉरी ए तो नॉन जीरो और बी 0, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये बोल रहा है इस ऑप्शन में कि ए 0 किसी पिंड का वेग त्वरित होते हुए भी शून्य हो सकता है। वेग त्वरित मतलब त्वरण तो नॉन जीरो हो और वेग क्या हो, 0 हो, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना। ये तब होता है जैसे मान लो किसी पार्टिकल को अपन एच हाइट से गिरा रहे हैं, तो एच हाइट से जब प्रारंभ में छोड़ेंगे अपन एच हाइट से पार्टिकल को, तो जब प्रारंभ में छोड़ेंगे तो छोड़ने के जस्ट बाद आपसे कोई पूछे वेग कितना है कण का, तो आप बोलोगे कि 0, पर उसका त्वरण तो नीचे की तरफ g है, जस्ट छोड़ने के पश्चात त्वरण तो नीचे की तरफ g है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, पर उसका v क्या है 0, जस्ट छोड़ने के पश्चात। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है, करेक्ट है मतलब करेक्ट अपने को नहीं देना है, अपने को असत्य कथन छाड़ना, मतलब ये सत्य कथन है, ठीक भाई ये तो सत्य। दूसरा देखो, किसी पिंड की चाल परिवर्तनशील होते हुए भी उसका वेग शून्य हो सकता है। देखो अपन जानते हैं वेग, अपन क्या जानते हैं, वेग बराबर होता है चाल प्लस दिशा, या चाल की जगह मैं लिख सकता हूँ परिमाण, बात तो एक ही है। अब बोल क्या रहा है कि v, ये नियत कब हो सकता है, जब इन दोनों में से कोई एक नियत हो या दोनों नियत हो, दोनों नियत हो।
अगर दोनों नियत हो तभी वेग नियत हो सकता है, अदरवाइज वेग नियत नहीं हो सकता। लॉजिकल जानते हैं भाई, ये दोनों नियत होंगे तभी ये नियत हो सकता है, अदरवाइज ये नियत नहीं हो सकता। तो सोचो ये क्या बोल रहा है, किसी पिंड की चाल ये तो बदल रही है, ये नियत है नहीं, मतलब ये भी नियत नहीं होगा। अरे ये बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो वैसे देखा जाए तो अपने को आंसर तो मिल गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया भाई, ये असत्य कथन हो गया। ये क्या है, असत्य कथन। ठीक भाई, पर अपन आगे वाले ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, इनमें क्या है। किसी पिंड का वेग परिवर्तनशील होते हुए भी उसकी चाल नियत हो सकती है। हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी देखो वेग बराबर चाल प्लस दिशा, वेग बराबर चाल प्लस दिशा, ऐसा अपन जानते हैं भाई, वेग बराबर चाल प्लस दिशा, वेग बराबर चाल प्लस दिशा। अब देखो वेग क्या बोल रहा है, किसी पिंड का वेग परिवर्तनशील, ये तो नियत नहीं है परिवर्तनशील, ये बोल रहा है कि परिवर्तनशील है, तो क्या चाल इसकी नियत हो सकती है, हाँ हो सकती है। अगर ये नियत हो, चाल मान लो नियत है, मतलब परिमाण नियत है, और दिशा अगर परिवर्तनशील हो तो ऐसा पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। अगर दिशा परिवर्तनशील हो या फिर चाल परिवर्तनशील हो या फिर दोनों हो, इन तीनों ही केस में वेग क्या आएगा, परिवर्तनशील। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो चाल तो नियत दे रखी है, ये बोल रहा है किसी पिंड का वेग परिवर्तनशील होते हुए भी उसकी चाल नियत हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि चाल तो नियत है पर दिशा बदल जाएगी। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है एक समान वर्तीय गति। देखो एक समान वर्तीय गति में क्या होता है कि पार्टिकल जैसे ऐसे घूमता है, जैसे मान लो कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, किससे घूम रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। अब आपसे पूछिए चाल कितनी भी, चाल तो 2 मीटर पर सेकंड फिक्स है, पर देखो वेग की दिशा बदलेगी, वेग पार्टिकल की दिशा बदलेगी हर एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ऐसे होगी, इस पॉइंट पे दिशा नीचे की तरफ होगी, इस तरफ देखो राइट, देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ लेफ्ट की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ और यहाँ राइट की तरफ। तो हर एक पॉइंट पे देख सकते हो, हर पॉइंट पे क्या हो रही है, वेग की रफ्तार बदल, सॉरी वेग की दिशा बदल रही है। समझ पा रहे हैं मेरा? तो दिशा बदल रही है मतलब वेग बदल रहा है, वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो वे देखो वेग तो परिवर्तनशील है पर चाल क्या है, नियत है। तो इसका वेल नोन एग्जाम्पल है एक समान वर्तीय गति। ठीक भाई, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो किसी पिंड का त्वरण नियत होते हुए भी उसके वेग की दिशा परिवर्तन से हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि त्वरण बराबर तो अपन जानते हैं वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन का मतलब उसका परिमाण भी बदल सकता है और दिशा भी, तो वेग की दिशा परिवर्तित हो सकती है इसमें क्या, तो ये ऑप्शन भी क्या हो करेगा, तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा वैसे, है ना, ऐसा ते पूछा है। ठीक भाई, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक ट्रक तथा कार समान वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने पर दोनों कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती हैं, तब देखो दोनों में कौन आएगी, तो देखो ब्रेक जाने से देखो रुक गई, मतलब प्रारंभिक वेग मान लो दोनों का u है, प्रारंभिक वेग दोनों का क्या है, मान लो u है, दोनों का प्रारंभिक वेग क्या है, मान लो u है दोनों का, तो प्रारंभिक वेग u दे रखा है मान लो, ठीक, दोनों का समान दे रखा है। अच्छा ब्रेक लगा रही है मतलब दोनों का त्वरण भी समान है, इसको मंदन बोलेंगे, माइनस ये लगा दिया मैंने। अच्छा फाइनल वेग दोनों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि तय की दूरी, तय की दूरी तो क्या होता है, s बराबर ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, माइनस क्यों लिखा, माइनस ये है ना। अब प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है, अच्छा ये कौन, ये यूज नहीं करेंगे अपने को, फाइनल रफ्तार दे रखी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, u स्क्वायर माइनस 2as, ये तय की दूरी है। फाइनल वेग तो दोनों का रुक जाएंगे तो 0, तो कहने का मतलब s किसके समानुपाती आएगा, s बराबर आएगा u स्क्वायर अपॉन 2a, ये तय की दूरी आएगी, है ना। अब मान लो कि s कार के द्वारा तय की, ट्रक के द्वारा तय की निकालनी है। अब मान लीजिए सबसे पहले मैं ट्रक के लिए निकालूं, तो ट्रक के लिए u कितना, जो भी u मान लिया, और a कितना, a दे रखा है, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी। अब कार के लिए निकालो, तो कार के लिए भी देखो प्रारंभिक वेग भी समान है और दोनों का मंदन भी सेम है, तो देखो u स्क्वायर अपॉन 2 ये दोनों के लिए सेम है, तो मतलब s माइनस 2 क्या आएंगे, ट्रक के लिए भी वो इतनी तय करेगी और कार भी उतनी तय करेगी। समझ पा रहे हो ना, ब्रेक लगाने पर दोनों द्वारा रुक जाती है तब, ठीक है ना। तो दोनों क्या करेंगे, समान वेग से गतिशील है, किससे हैं, समान वेग से। ठीक है भाई, समझ आया होगा बिल्कुल, दोनों पे ब्रेक लगाएंगे दोनों क्या, तो दोनों क्या होंगे, समान दूरी तय करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंपल बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कैसे देखो, इसमें क्या दे रखा है कि दूरी समानुपाती है टी स्क्वायर, तो एस बराबर में के टी लिख दूँ, के कोई नियतांक ले लिया मैंने ऐसे ही, ठीक भाई। अब जैसे वेग निकालना तो अपन क्या करते हैं, डी एस अपॉन डी टी, एक बार अवकलन कर देते हैं, दूरी या विस्थापन, एक भी में गति में दूरी और विस्थापन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दूरी लिखो चाहे विस्थापन, तो डी एस अवकलन करो तो 2 के टी। अब आपसे कोई पूछे कि क्या वेग नियत है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो टी आ रहा है, टी समय है, तो समय तो टी बराबर 1 सेकंड में वेग अलग होगा, 2 पे अलग होगा, 3 पे अलग, अर्थात ये परिवर्तनशील है। कैसा है, परिवर्तनशील। तो अपना ऑप्शन ये तो गलत हो गया, एक समान वेग तो नहीं है। अच्छा घटते हुए वेग घट भी नहीं रहा, देखो समय के साथ बढ़ेगा, अगर माइनस साइन आता तो घटता बोलते, प्लस आ रहा मतलब बढ़ना ही है, तो ये भी गलत है। अब
बाकी दो ऑप्शनों में त्वरण देकर तो त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt, वेग में समय के साथ परिवर्तन। एक बार अवकलन और कर दो इसका, तो 2 क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 तो नियत है ही, और k अपने नियतांक लिया था, देखो यहाँ पे मतलब नियत, तो a क्या आ जाएगा, नियत। तो क्या हो जाएगा, देखो आंसर ए इज राइट आंसर, एक समान त्वरण से। ठीक भाई, देखो सिंपल क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। ये देखो ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता था, वायु का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो वस्तु के ऊपर जाने में लगा समय वस्तु के नीचे आने में लगे समय के बराबर होगा, समय के बराबर होगा, है ना। तो जाने में समय लगेगा वही कहाँ आएगा, आने में समय लगेगा ना, समय बराबर लगता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा ये लॉजिकली आप इसका लॉजिकली आंसर दे सकते हैं आप कि किसी पिंड को देखो एच हाइट से, जैसे ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से पी को तो आपने क्या किया, देखो पी ये आपका पी है, पी को तो आपने यू से नीचे की तरफ फेंका, और यहीं से आपने क्यू को इधर की तरफ ओरिजेंटल, देखो यही बोल रहा है, पी को नीचे की तरफ और क्यू को ऐसे। तो देखो पी तो सीधा डायरेक्ट गिरेगा, और यू कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, कहीं यहाँ आएगा, तो ये आपका कहीं पी गिरेगा और यहाँ पे क्यू गिरेगा। अब पूछा कि दोनों को टाइम कितना, जैसे इसको मान लो टाइम टी पी लग रहा है और इसको टी क्यू लग रहा है, तो क्या इनमें क्या रिलेशन होगा। तो इसको देखो लॉजिकली से सोच सकते हो, चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो। कौन सा समीकरण यूज करके सोल्व करोगे, लगा समय कैसे निकालोगे। ये मान लो हाइट h है, हाइट कितनी है मान लो h, तो कौन सा समीकरण को यूज करो, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप। दोनों में हाइट तो सेम चल रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ इस दिशा में सेम ही तो चल रहे हैं, समझ पा रहे हो। अब आपसे कोई पूछे कि देखो इसका प्रारंभिक वेग नीचे की तरफ कितना है u, पर इसका प्रारंभिक वेग नीचे की तरफ कितना है, 0 है, ध्यान रखना। इसका इधर तो u है पर इधर वेग कितना है, प्रारंभिक वेग 0 है नीचे की तरफ। तो जब आप ये समीकरण यूज करेंगे तो p के लिए तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे u रख देंगे, पर अगर आप इससे q के लिए जब यूज करेंगे तो u को क्या रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। क्यों, क्योंकि अपन एक भी में ये ऊर्ध्वाधर, देखो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्रारंभिक वेग जिस दिशा में जा रहा पार्टिकल वो होता है, तो नीचे की तरफ इसको अपन नीचे की तरफ वेग दिया तो u अपन कंसिडर कर लिया, पर इसको नीचे की तरफ कुछ दिया ही नहीं भाई। पार्टिकल को अगर ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो इस दिशा में तो पार्टिकल का वेग u है, पर आपसे कोई पूछे कि नीचे की तरफ कितना है, तो नीचे की तरफ तो 0 है, प्रारंभिक वेग नीचे की तरफ क्या है, 0। तो जब आप सोल्व करेंगे तो टीपी जब निकालेंगे आप, तो क्या आएगा उसमें, तो आप प्रारंभिक वेग u लेंगे, ये जो अपन ने माना है, इसने बोल रखा है कि दोनों का समान है तो अपन ने u मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब q के लिए आप ये समीकरण यूज करेंगे तो इसको 0 लेंगे, फिर दोनों के लिए सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये p वाले के अंदर ये पहले पहुंच जाएगी। लॉजिक से भी दे सकते हैं इसको, है ना। आप क्या करेंगे, इसमें डेटा लेंगे, u की कुछ वैल्यू ले लेंगे और g को 10 ले लेंगे, है ना, u की कुछ वैल्यू ले लेंगे और g को 10 ले लेंगे, समझ पा रहे हैं। फिर दोनों के लिए टाइम निकालेंगे तो आप पाएंगे कि tp कम आएगा, तो पहले पहुंच गई, मतलब tp क्या आएगा, कम आएगा, और tq क्या आएगा आपका, ज्यादा आएगा, है ना, tq ज्यादा आएगा, tp कम आएगा, मतलब पहले पहुंच जाएगी। तो आप सोल्व करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा। लॉजिकली सोच सकते हैं, किसी पार्टिकल को अपन भाई ऐसे समझोगे, एक पार्टिकल को आपने छोड़ा, ये वो वाला ही केस हो गया, एक को तो आपने छोड़ा, एक को तो आपने छोड़ा और एक को आपने रफ्तार दी नीचे की तरफ, कौन पहले पहुंचेगा। तो लॉजिकली आप क्या बोलोगे, भाई जिसको रफ्तार दी वो पहले पहुंचेगा और जिसको छोड़ा वो बाद में पहुंचेगा, वो वाला ही केस है ये। देखो दो केस समान, देखो ये वाला केस और मैं ये वाला जो केस बता रहा हूँ ये सेम है। एक को तो आप नीचे की तरफ फेंको, एक को छोड़ दो, तो कौन पहुंचेगा, फेंका वो पहले पहुंचेगा और छोड़ा वो बाद में पहुंचेगा। एक ये केस, एक को आप नीचे की तरफ फेंको, एक की आप इसे फेंको, तो भी क्या होगा, ये पहले पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंचेगा। ये दोनों सेम ही केस बन गए, क्योंकि जिसमें छोड़ा है उसमें भी नीचे की तरफ रफ्तार 0 ही है, जिसको छोड़ा है उसकी प्रारंभिक रफ्तार नीचे की तरफ 0 है, और जिसको ऐसे फेंका है उसकी भी प्रारंभिक रफ्तार क्या है, 0 ही है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली नहीं, नीचे की तरफ क्या होगी, 0 होगी। तो इन दोनों केस में क्या हो जाएगी, 0। आप चाहें तो डेटा लेके एक बार सोल्व कर सकते हैं, आंसर ये है, ठीक भाई, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, एक पिंड h ऊंचाई की मीनार से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। यह पिंड पृथ्वी तक पहुंचने में t सेकंड का समय लेता है। कितना समय लेता है, t सेकंड का समय लेता है। t/2 सेकंड पश्चात पिंड की स्थिति कहाँ होगी। तो भाई जाहिर सी बात है कि टोटल दूरी तक करने में भाई t समय में पूरा नीचे आ रहा है, तो t/2 में कितना आ जाएगा, h/2, कितना आ जाएगा, h/2। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, ये आंसर इसका नहीं होगा। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, हाँ अच्छा क्या होगा, क्या हो सकता है, लॉजिकली सोचे तो ज्यादा आएगी कि कम आएगी, तो मैं कहूंगा कि h/2 से कम ही आएगी, h/2 से ज्यादा नहीं आ सकती, पर h/2 तो नहीं होगी। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, कई बार बच्चे डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई t समय में h हाइट देखा तो t/2 में h/2 हो जाएगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे कम ही करेगी, h/2 से ज्यादा नहीं करेगी, क्या करेगी, कम करेगी। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं। h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है, मतलब u तो 0
और एच टी समय में सेकंड, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? लास्ट वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। अच्छा, जी को पॉजिटिव लूंगा क्योंकि नीचे आ रहा है, प्रारंभिक वेग 0, तो आपका क्या आ जाएगा? अच्छा, समय के साथ रिलेशन पूछा है ना अपने को, समय, तो ये तो नहीं यूज करेंगे। कौन सा यूज करें? ये वाला प्रारंभिक वाला, v बराबर u प्लस जी टी, ये यूज करेंगे। समझ पा रहे हो ना? ये तो यूज करेंगे। अच्छा, इसमें h नहीं आ रहा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? अपने को h और t में चाहिए, तो हाँ, h बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, h बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना? कई बार अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो अपने आप पता चल गया, क्योंकि अपने को h और t में रिलेशन चाहिए, तो ये यूज करना पड़ेगा। ये 0, तो h कितना आ जाएगा? h कितना आ जाएगा? इसको g लेंगे ना, तो जी टी स्क्वायर बाई 2, तो t बराबर कितना आएगा? 2h अपॉन जी। डायरेक्ट वही अपन प्रूव कर चुके हैं, इसको वैसे कर चुके हैं भाई, ये t टाइम लगा है, ये एक रिलेशन आ गया। अब पूछ रहा है कि t/2 समय सेकंड के साथ पिंड की स्थिति खाओगे t/सेकंड, तो t/2 सेकंड में भाई पार्टिकल को, जैसे ग्राउंड है ये, यहाँ से छोड़ा, ये हाइट h है ना? ये हाइट कितनी है आपकी? ये ग्राउंड पार्टिकल यहाँ से छोटा, ये हाइट आपकी h है, यहाँ से थोड़ा u0 था, तो पूरा नीचे आने में तो समय लग रहा है उसको t। अब t/2 समय में कितना आ जाएगा? मान लो कि इतना नीचे आ गया, ये अपने को निकालना है ना? तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यूज कर लिया, है ना? देखो जी टी स्क्वायर, ये हो गया। प्रारंभिक वेग 0 है, तो अपने को क्या t/2 समय बता, h बराबर, ये इसको मान लो h1 नहीं है, कि h1 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा h1? यही तो पूछा आपने, कितनी दूरी पे होगा, जमीन से कितनी दूरी पे, वो बाद में निकालेंगे, ऊपर वाले निकालेंगे तो h में से घटा देंगे। समझ पा रहे नहीं पा रहे? जमीन से, हाँ, अब देखो निकाल लेते हैं अपन, तो ये वाला h1, तो h1 कितना हो जाएगा? u0 हाफ जी, t की जगह क्या रखेंगे? t/2 मतलब t स्क्वायर बाई 4, तो h1 बराबर हाफ जी, है ना? और इंटू 1/4, टी स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? देखो 2h अपॉन जी, अरे रख सकता हूँ, नहीं सकता, 2h अपॉन जी, तो देखो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से देख कैंसिल आउट होता है। h1 कितना आया? h/4, कितना आएगा? h/4, तो ये वैल्यू आएगी h/4। समझ पा रहे नहीं पा रहे हो? तो कहने मैंने बताया था ना, h/2 तो नहीं होगा, जमीन से h/2 नहीं, जमीन से h/4 नहीं, जमीन से h/4 नहीं, ऊपर से h/4 आया, तो जमीन से कितना आ जाएगा? 3h/4, तो जमीन से कितना आएगा? अच्छा, एग्जाम में ये भी ध्यान रखना है, कई बार जल्दीबाजी में वो ये ऑप्शन कर सकता है बच्चा, जमीन से पढ़ना। देखो जमीन से h/4 दूरी पे नहीं है, ये पिंड द्रव्यमान निर्भर करे जमीन से 3/h दूरी पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक भाई, सिंपल। 9th, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना? सिंपल वही है, देखो किसी मीनार के शीर्ष से 2 पत्थर जिनके द्रव्यमान 1:2 के हैं, प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में क्रमशः ऊपर तथा नीचे की ओर फेंके जाते हैं, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान लेते हैं ना? ये कोई मीनार है आपकी, है ना, जिसकी हाइट जो भी है h है, और 1:2 में द्रव्यमान है दोनों के, ये m1 मान लो पहला पार्टिकल और ये दूसरा है। ठीक भाई, प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में क्रमशः ऊपर तथा नीचे की ओर, पहले वाले पार्टिकल को मतलब v1 जिसका है वो u, अच्छा वेग दोनों का समान है, क्रमशः ऊपर तथा नीचे की ओर, प्रारंभिक वेग u दिया दोनों का, v1 पहले वाले पार्टिकल का मतलब ऊपर की तरफ कितना है u1, और एक को दिया नीचे की तरफ v2 को u दिया है, तो क्रमशः ऊपर फेंक तो प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाता है। भारी पत्थर अधिक चाल से पृथ्वी पर पहुंचता है, हल्का पत्थर अधिक चाल से पृथ्वी पर पहुंचता है, दोनों समान चाल से पृथ्वी पर पहुंचेंगे। दिए गए विवरण है ना, या थोड़ा सा दी गई जानकारी या विवरण, मिस प्रिंटिंग आई है, से चाल का निर्धारण नहीं किया जा सकता, है ना? तो ये ऑप्शन तो गलत है ना, इनमें से कोई होगा, है ना? निकाल सकते हैं अपन, कैसे? अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा एक बात तो लॉजिकली सोचो, आपसे इसी में पूछता है कि कौन सा पहले पहुंचेगा। पहली बात तो ये द्रव्यमान तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। कैसे बनाया गया है? बेवकूफ। तो द्रव्यमान में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि गति के समीकरण से अपन जानते हैं। देखो कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक 10 किलो का पत्थर, एक 5 किलो का पत्थर एच हाइट से गिराया गया, पहले कौन पहुंचेगा? तो ध्यान रखना दोनों साथ ही पहुंचेंगे। दोनों कहाँ पहुंचेंगे? साथ। क्योंकि अपन जानते हैं गति के समीकरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो ये द्रव्यमान तो आपको यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए दिए गए, तो द्रव्यमान में से आपको बेवकूफ बनना नहीं है। पहली बात, द्रव्यमान तो आपको बेवकूफ बना दिए, क्योंकि गति के समीकरण से अपन जानते हैं द्रव्यमान पर निर्भर
नहीं करते, है ना। गति के समीकरण से अपन जानते हैं जो आप निकालते हो दूरी, विस्थापन, ये वगैरह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अगर जी नियत है, क्योंकि जी तो नियत है, जी तो क्या है, नियत है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो बाद वाला पत्थर है, बाद वाला जो पत्थर है वो तो डायरेक्ट देखो ऐसे गिर जाएगा, और ये वाला पत्थर क्या करेगा, ऐसे घूम के, मतलब ये मैंने ऐसे दर्शा रहा हूँ, बाकी ऐसे सीधा ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, है ना। पर ये ऐसे आएगा, जाहिर सी बात, कहने की बात है, ये आएगा ऐसे, मतलब तुरंत यहाँ से ऐसे आएगा, मैंने दिखाने के लिए बताया ऐसा ना। मतलब ये वाला तो सीधा नीचे आएगा, ये पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आएगा। अब एक बात सोचो आप कि ये बात तो लॉजिकली समझ आ रहा है कि ये पहले पहुंच जाएगा और ये बाद में पहुंचेगा। समय पूछता तो ये आंसर होता कि ये पहले पहुंच जाता, ये बाद में पहुंचता। लॉजिकल है भाई, नीचे जिसको फेंकेंगे वो पहले पहुंच जाएगा, एक को ऊपर फेंकेंगे वो पहले ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, तो उसको ज्यादा लगेगा, लॉजिकल से बोल सकते हैं। पर आपसे तो पूछा कि यहाँ आते वक्त दोनों की रफ्तार क्या होगी। जैसे इसकी v1 डैश बोल दूं, इसको मैं v2 डैश बोल दूं, इनमें रिलेशन क्या होगा पहुंचने से पहले। तो सोच के देखो, इसको आपने u से नीचे की तरफ फेंका, इसको u से नीचे, अब पहले क्या करेगा, इसकी रफ्तार घटेगी, धीरे धीरे घटेगी, ऊपर जाके जीरो हो जाएगी, फिर वापस नीचे आएगा। इस लेवल पे जब ये वापस आएगा तो इसकी नीचे की तरफ रफ्तार तो कितनी होगी, वही होगी। इस लेवल पे जब आएगा तो इसके नीचे की तरफ रफ्तार क्या होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था, किसी भी पार्टिकल को जब अपन ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जिस रफ्तार से अपन इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे उसी रफ्तार से वो वापस आएगा। समझ पा रहे हैं? रफ्तार मैंने बताया, हाँ वेग चेंज हो जाएगा, वेग का मतलब दिशा चेंज हो जाएगी, परिणाम तो वही रहना है। इसीलिए देखो क्वेश्चन में हर जगह चाल दे रखा है, क्योंकि देखो वेग तो चेंज हो जाता है, वेग तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है, पर चाल तो है परिवर्तित रहती है। जिस रफ्तार से फेंकेंगे उसी रफ्तार से वापस आएगा। अब मीनार से आपने जिस रफ्तार से यू से ऊपर फेंका तो वापस भी तो यू से ही आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे दोनों की रफ्तार क्या होगी, सेम होगी। इसको आपने यू से नीचे फेंका, पर घूम फिर के इसकी भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ यू हो जाएगी। तो दोनों की रफ्तार सेम, मतलब जाने में लगा तो दोनों की यहाँ पे दोनों की रफ्तार सेम अगर, तो यहाँ पे भी दोनों क्या होंगी, सेम ही होंगी। समझ पा रहे हैं? पर यहाँ पे दोनों की अगर रफ्तार सेम है तो टी टाइम पश्चात भी दोनों की रफ्तार क्या होंगी, सेम। तो v1 डैश भी बराबर क्या होगा, v2 डैश। तो दोनों समान रफ्तार से पहुंचेंगे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों समान चाल से पृथ्वी पर पहुंचेंगे। चाल दोनों की समान होगी, समय दोनों को अलग लगेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको, ये पहले गिर जाएगा, ये बाद में गिरेगा। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, बाकी आपको घर से प्रैक्टिस करनी है ना, उसके लिए आपको क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड किया जाएंगे। 3 कण ABC को किसी मीनार से, देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो आप इसको आप लॉजिकली कर पाएंगे आई थिंक। ये मीनार है, हाँ VA को ऊपर की ओर, देखो VA ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, बराबर रफ्तार उसको U ही दी अपन ने, है ना। एक समान दे रहा है, कैसा U मान लिया, सबको एक समान से दे रहे हैं, है ना। अच्छा ये समझ लेते हैं ऐसे, है ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे माने कि ये A है, इसको अपन ऊपर की तरफ U दे रहे हैं, एक समान दे रहे हैं। अच्छा B को नीचे की तरफ, ये B है, इसको नीचे की तरफ U रफ्तार दे रहे हैं, एक समान मतलब सब केवल। और C है, उसको ऐसे दे रहे हैं U। ठीक भाई, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो तीनों का कण पृथ्वी तल पर क्रमशः VB, पृथ्वी तल पर मतलब यहाँ पे रफ्तार इसकी दे रखी है, जैसे VA, इसकी होगी मान लो VB जस्ट टकराने से पहले, और इसकी होगी मान लो BC। देखो ये पहले ऊपर जाके नीचे आएगा, ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे नीचे आएगा, कहीं यहाँ गिरेगा, पर रफ्तार नीचे की तरफ ये होगी। सोच के देखो क्या आंसर आएगा, लॉजिकली सोचो तो VA बराबर VB आएगा। ये तो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मैं C को उठा दूं तो AB को लूं तो ये पीछे वाला क्वेश्चन है, एक को ऊपर फेंको एक से नीचे फेंको समान रफ्तार से, तो VA तो बराबर VB आएगा। ये तो कॉमन सेंस बोल रहा है, VA तो बराबर क्या आएगा, VB आएगा। पर VC और इसमें क्या रिलेशन आएगा, अब सोच के देखो VC की नीचे की तरफ रफ्तार कितनी है, नीचे की तरफ वेग कितना है, 0। भाई आगे इधर तो फेंक रहे हैं अपन, पर आपसे पूछे प्रारंभिक नीचे की तरफ वेग कितना, 0। तो सोच के देखो एक पार्टिकल को आप नीचे की तरफ फेंक रहे हो, एक को नीचे की तरफ 0 दे रहे हो, मतलब भले ही आप इधर फेंक रहे हो पर नीचे की तरफ तो 0 है। तो किसी पार्टिकल को आप वेग दे रहे हो, किसी का 0 है, तो जाहिर सी बात है जिसको आप वेग दे रहे हो उसका ज्यादा होगा। देखो इसका जैसे VA VB आया, तो VA कितना आएगा, जैसे मान लो मीनार की हाइट अच्छा है, तो फाइनल वेग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फाइनल वेग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, v² जैसे VA² बराबर, है ना, U² प्लस 2GH, ऐसे तो लिखते हैं। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस, तो एक कण के लिए बोल रहा हूं मैं, तो VA² ये फाइनल हो गया, U², ये कुछ होगा भाई, नीचे की तरफ कोई ना कोई वेग है कि नहीं है, V भले ही ऊपर जाके नीचे आएगा पर यहाँ पे इसकी रफ्तार वही हो जाएगी, है ना। ये तो पहले वाला पार्ट बन गया। तो VA² बराबर कितना आएगा, U² प्लस 2GH, यही VB के लिए आएगा सेम खानी,
क्यों, वी बी को डायरेक्ट अपन नीचे, पर सी के लिए सोचो, वी सी स्क्वायर क्या लिखोगे आप, ये यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा वी सी के लिए, क्यों क्यों क्यों, प्लस 2gh, क्योंकि नीचे की तरफ आपसे कोई पूछेगी इसकी रफ्तार कितनी प्रारंभिक, तो जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गई आपकी, तो वी सी कितना आएगा स्क्वायर 2gh, तो देखो इनमें सिर्फ 2gh के साथ कुछ और ऐड हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा था, मतलब ये ज्यादा होंगे ना वी बी वी सी, अर्थात क्या बोल सकते हैं, वी ए बराबर होगा वी बी और वी सी से क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक भाई, समझा है कि नहीं है, तो वी ए बराबर होगा वी बी पर वी सी से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक भाई। तो ये अपने थे 10 क्वेश्चन, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक भाई। तो ये था अपना एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और कोई डाउट हो तो देखेंगे, है ना। धन्यवाद।